सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ किसी को कुछ दिख नहीं रहा होगा। हाँ जी, तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जो आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अभी आपको दिख रहा होगा सब कुछ, है ना। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में पूछे गए। टोटल 154 यानी कि 154 क्वेश्चंस पूछे गए हमारे एग्ज़ाम में। टोटल जितने भी 154 क्वेश्चंस हैं सारे हम लोग जो है आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। शायद आप में से सभी लोगों को ये बात पता होगी कि जो भी सारे पॉलिटी के जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं उनको सब्जेक्ट वाइज क्लासीफाई करके ई बुक फॉर्मेट में आपकी अपलोड कर दी जा चुकी है परमार एसएससी टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद जो है संजो के रखना नहीं है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, सॉल्व कर भी लिया है तो ये लेक्चर तो हो ही रहे हैं। आज पॉलिटी कर रहे हैं, आगे देखो और भी बाकी सब्जेक्ट्स हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं। नहीं सॉल्व, ठीक है। हाँ चलो भैया, तो वॉल्यूम लगा के और डीप ब्रीथ करके ये लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। अब ये लेक्चर किसके लिए हेल्पफुल रहेगा? तो ये लेक्चर हेल्पफुल रहेगा खासकर जो हमारे सीजीएल मेंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। उनका रिवीजन हो जाएगा पूरी पॉलिटी का इससे। उन स्टूडेंट का जो अभी परमार जी के बैच 3.0 में जिन्होंने पॉलिटी कंप्लीट किया है उनके लिए, एसएससी स्टेनो के स्टूडेंट्स के लिए और सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है, पूरा आपका पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा और आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा अभी कितने आप पानी में हैं, ठीक है। चलो 102 दिन देना इस सेशन को पचाने के लिए। अच्छा, पचाने के लिए भी चाहिए। वॉल्यूम कहाँ लग रही है सर? बेटा गर्दन में लगेगी और कहाँ लगेगी? वॉइस थोड़ा लाउड करिए, इससे लाउड हो नहीं पाएगी अब, है ना। तो अब अपने साइड से कर लो जो हो सकता है, इससे लाउड होगी नहीं अब ये वॉइस। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। 154 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे और डिफ़िकल्टी ऑर्डर में क्वेश्चन है। जिस ऑर्डर में आपको ई बुक मिली है डिफ़िकल्टी ऑर्डर में, यानी कि जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन ज़्यादा गलत किए हैं वो पहले हैं और धीरे 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 इस तरह से आसान 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 है, ठीक है। ऑन विच डेट डिड पंजाब अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल? कब पंजाब ने अपनी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको अबॉलिश कर दिया था? पहले तो ये बताइए लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट और अबॉलिश करने की पावर किसके पास होती है, किस आर्टिकल का यूज़ करके, किस आर्टिकल के तहत ये काम होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर यहाँ पे 1 जनवरी 1971 होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करें तो ये अपर हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस होता है और ये आर्टिकल नंबर 169 के तहत क्रिएट या फिर एबॉलिश किया जाता है। ध्यान ये रखिएगा कि इसका कॉम्पोजिशन आर्टिकल 169 में नहीं है। किस में ज़रा बताइए? इसका क्रिएशन और एबॉलिशन दिया है आर्टिकल नंबर 169 में। जो कि करता कौन है? जो कि हमारे देश का जो संसद है, पार्लियामेंट करता है। जी हाँ, है तो ये स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट, क्योंकि जैसे हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद और गवर्नर आपका यानी कि राज्यपाल। इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। लेकिन ये तीनों चीज़ें हर स्टेट में नहीं है, ठीक है। ऑल स्टेट्स, ठीक है, ऑल स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। सारे राज्यों में विधानसभा है, बट कितने स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल है? बट ओनली हाउ मेनी स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल? कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो मात्र 6 राज्य हैं, जिनको कि हम कैसे याद रखते हैं? इनको हम याद रखते हैं कबूतम से। के से है कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश, टी से तमिलनाडु नहीं है, तेलंगाना है, और एम से महाराष्ट्र है। लिखने वाला नहीं हूँ यहाँ पे मैं, इतना तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे डिक्टेशन नहीं चल रही है कि सर कर्नाटक लिख के दिखाइए, आंध्र प्रदेश लिख के दिखाइए, है ना। स्पेलिंग भी हमें लिखनी, नोट डाउन करनी है। तो ये अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये आपके लिए लेक्चर नहीं है, ठीक है। काइंड ऑफ थोड़ा सा रिविजन साइड में आप ये मान सकते हो, हम इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एकदम ही करना है कि एक लेक्चर में पूरा पॉलिटी वैसे ख़त्म करना है तो 1 शॉट पहले से पढ़े हुए आप वहाँ से कर सकते हो, जहाँ पर हम लोगों ने थ्योरी के साथ सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज करना। तो ओनली 6 स्टेट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हैं।
अपर हाउस है, यानी कि हमारे 22 राज्य हैं भारत में जो यूनी कैमरल लेजिस्लेचर होल्ड करते हैं और 6 हैं जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर होल्ड करते हैं, द्विसदनीय विधानमंडल। कमेंट बताएंगे बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। पार्लियामेंट इसको क्रिएट और अबॉलिश करता है और वो किस मेजॉरिटी से करता है, ये भी ध्यान रखना, ये सिंपल मेजॉरिटी यानी कि जो साधारण बहुमत होता है उससे करता है। सिंपल मेजॉरिटी यानी कि इसको करने के लिए आर्टिकल नंबर 368 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन में सच। तो 1971 में 1 जनवरी को अबॉलिश कर दिया था पंजाब ने। रिसेंट में हमने देखा है कि किस तरह से वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ने मांग उठाई है थी, ठीक है, फिर वापस भी ले लिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने के लिए। एक्चुअल में लेजिस्लेटिव काउंसिल जब क्रिएट होनी होती है तो वहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो एक रेजोल्यूशन पास करता है। स्टेट का लेजिस्लेटिव जो असेंबली होता है वो रेजोल्यूशन पास करता है, लेकिन उनको पास करना होगा वो स्पेशल मेजॉरिटी से। तब ये काम देखो, वो क्रिएट और एबॉलिश नहीं कर सकते हैं, वो काम तो सिर्फ पार्लियामेंट ही करेगा, लेकिन एक तरह से सिग्नल देना पार्लियामेंट को कि हमें चाहिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो देने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक। और इसका कॉम्पोजिशन किस में है वो उस पर भी देखेंगे, शायद क्वेश्चन आया है इस पर भी, 171 में है वैसे, आगे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशंस, और एक चीज़, ठीक है, टोटल 154 क्वेश्चंस हैं, हर 50 क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। शुरू के 50, आगे के 50 एंड देन बाकी के जो हमारे 54 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो नोट करते चलिएगा कि आपने कितना स्कोर किया, ऐसे नहीं कि बस करते जा रहे हैं, और खुद से अटैम्प्ट करिएगा, ठीक है। ओके सॉरी, ये 1 जनवरी, माई बैड, ठीक है, 1 जनवरी 1970 होगा इसमें, ठीक है, 1 जनवरी 1970, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, ठीक है, 1 जनवरी 1970, क्लियर। अगला क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशंस अबाउट द अप्रोप्रिएशन बिल, कौन सा आर्टिकल है जो अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में मेंशन करता है, बताइए। तो अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब हो जाएगा आपका जो, आई थिंक इसको हिंदी में विनियोग विधेयक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो विनियोग विधेयक है, अब आपको स्टेट लेजिस्लेचर वाले सारे आर्टिकल याद नहीं करने होते हैं। क्या याद करना होता है आपको, सिर्फ आपको याद करना होता है जो पार्लियामेंट का आर्टिकल है। तो पार्लियामेंट में किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 114 यानी कि अनुच्छेद नंबर 114 में आपका दिया हुआ है, ठीक है। और आपको करना क्या होता है, सिर्फ जो पार्लियामेंट का आर्टिकल है उसमें 89 आपको ऐड कर देना होता है, 89, और आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल है वो मिल जाता है। लेकिन याद करिए, याद आपको ये चीज़ करनी थी कि आर्टिकल नंबर 112 ऑनवर्ड्स हमारा 90 ऐड होता है, 89 नहीं। इससे पहले जितने भी आर्टिकल है उन सब में 89 ऐड करना होता है, और इसके बाद जितने भी आर्टिकल है उसमें 90 ऐड करना होता है। तो यहाँ पर हम 90 ऐड करेंगे, ना कि 89। और यहाँ पर यूनिट डिजिट में 4 देख लीजिए किसमें, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अभी ये अप्रोप्रिएशन बिल होता क्या चीज़ है, तो ये वो बिल होता है जिसको पास किए बिना, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है, या फिर हम बोले कि चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, वो पैसा नहीं निकाल सकती है कंसोलिडेटेड फंड से। कंसोलिडेटेड जो फंड होता है, अब कंसोलिडेटेड फंड जो इंडिया का होता है वो किस आर्टिकल में आता है ज़रा बताएंगे। तो अप्रोप्रिएशन बिल पास किए बिना ये पैसा नहीं निकाला जा सकता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो चाहे वो स्टेट का हो। और इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है वो आर्टिकल नंबर 266 में दिया हुआ है, ठीक है। किस में दिया हुआ है, 266 में, अनुच्छेद नंबर 266 में दिया हुआ है। क्या कमेंट क्यों नहीं आ रहा है भाई, एक सेकेंड, ये तो मुझे ही नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, अभी सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। तो आर्टिकल नंबर 204 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड दैट इज़, और एक चीज़, आर्टिकल नंबर 216 को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ये तो हाई कोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो आपका आर्टिकल नंबर 216 है ये तो हाई कोर्ट से रिलेटेड है ना, तो इसको आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। आर्टिकल नंबर 214 से लेके 231 हाई कोर्ट से रिलेटेड है आपके। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। जो एक गवर्नर है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का कॉमन गवर्नर हो सकता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट कॉमन गवर्नर हो सकता है एक। ये आर्टिकल नंबर 153 में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4, जहाँ से एक्चुअल हमारे गवर्नर के आर्टिकल्स स्टार्ट होते हैं,
ठीक, गवर्नर का आर्टिकल हमारे 153 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, और इसी में लिखा हुआ है कि भाई एक से ज़्यादा राज्यों का कॉमन गवर्नर हो सकता है। अब हो सकता है कुछ लोगों को आर्टिकल नंबर 158 इसमें लग रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं 158 में कंडीशंस दी हुई हैं, शर्तें दी हुई हैं गवर्नर का जो ऑफिस है उसकी कंडीशंस दी हुई हैं। क्या क्या कंडीशंस दी हुई हैं? तो भाई कंडीशन इसमें पहली वाली जो कंडीशन है वो ये है कि किसी भी ही शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ का मेंबर ना हो वो। ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा यहाँ पे जो कंडीशन मेंशन्ड है दैट इज कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो वो। ठीक है, कोई ऑफिस शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद ना हो उसके पास। थर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज कि एक तो बिना रेंट के उसको घर मिलेगा, एक सरकारी आवास मिलेगा, प्लस जो सैलरी है वो कौन डिटरमाइन करेगा? सैलरी डिटरमाइन करेगा पार्लियामेंट। ठीक, ये है आपका अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये आपका तीसरा है। ठीक है, सैलरी ऑफ पार्लियामेंट। और इसमें 3A है जिसको कि अमेंडमेंट से ऐड किया गया। कौन सा अमेंडमेंट? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी ओरिजिनली ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था कि मल्टीपल स्टेट का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है, बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956 से इसको ऐड किया गया। 3A में अगर बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो सैलरी है, अब यहाँ पे तो लिखा हुआ सैलरी पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा गवर्नर है जो मल्टीपल स्टेट्स में गवर्नर है, यानी कॉमन गवर्नर है मल्टीपल स्टेट का, तो सैलरी का जो डिवीजन है, यानी कौन सा स्टेट कितना देगा, वो कौन डिसाइड करेगा? वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, और चौथा वाला जो क्लॉज है इसमें ये लिखा हुआ है कि उसकी सैलरी को डिमिनिश नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता उसके टर्म के दौरान। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है? कनाडा से लोया है रेजिडुअरी पावर। यस, रेजिडुअरी पावर तो अभी आया नहीं आई थिंक कहीं पे। ठीक है, चलो भाई। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर? तो काफ़ी लोगों ने 79 और 80 मार्क कर दिया था। ये सोचिए कि भाई 79 में बोला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा। तो पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन कौन आएगा पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में हमारी लोकसभा आएगी, राज्यसभा आएगी, और टॉप पे कौन बैठेगा? प्रेसिडेंट आएगा। और 80 में क्या लिखा हुआ है? 80 में राज्यसभा का लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन क्या होगा कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें कि 238 इलेक्टेड होंगे, 238 आपके निर्वाचित होंगे, और जो 12 होंगे वो नॉमिनेटेड यानी कि नामित होंगे। यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है जहाँ पे जो हेड होता है, हमारा हेड ऑफ द कंट्री होता है, वो नॉमिनल होता है, उसके पास नॉमिनल पावर होती है। एक नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। रियल हेड वो होता है जो गवर्नमेंट को चलाता है, और वो चीज़ आर्टिकल नंबर 74 से हमें पता चलती है, जो बोलता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट इन अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस। यानी कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, और वो सलाह देंगे राष्ट्रपति को, और वो राष्ट्रपति उसी सलाह पे काम करेगा। ये 74 में लिखा हुआ है। 75 की जब बात करते हैं तो इसमें आपके टोटल 6 क्लॉजेज हैं। कौन कौन से? पहला क्लॉज बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, और अदर मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेगा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दूसरे में लिखा हुआ है कि ये जितने भी मिनिस्टर हैं दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। तीसरे में लिखा हुआ है कि दे आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू, इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक ये की फीचर है, और वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये की फीचर है। की फीचर का मतलब है कि जहाँ जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मिनिस्टर्स की। जैसे यूएसए में कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये आंसरेबल नहीं है। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट चल रही है वो आंसरेबल है। लोकसभा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन राज्यसभा में भी पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस के प्रति होती है, यानी कि पार्लियामेंट के केस में लोकसभा के प्रति। चौथे में क्या लिखा हुआ है भाई? चौथे में ये लिखा हुआ है कि ये ओथ वगैरह शपथ इनकी लिखी हुई है। पांचवें में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी मिनिस्टर बन सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए, यानी बिना किसी हाउस का मेंबर हुए भी आप मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कब तक? 6 महीने तक। और छठवें में लिखा है कि इनका सैलरी कौन डिटरमाइन करेगा? खुद ही डिटरमाइन करेंगे, यानी पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये स्टैब्लिश करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। अब इसी तरह आप इनमें 89 ऐड कर दो तो वो चीज़ स्टैब्लिश करेंगे स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर को, या फिर वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करेंगे स्टेट में। आप 89 बस इसमें ऐड कर दो। जब आप इसमें 89 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 163। इसमें ऐड करोगे 164। तो ये क्या बोलेगा? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज दी गवर्नर। ठीक है, बस अंतर ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है सिर्फ एक बार एडवाइस लौटा सकता है, दोबारा जो आएगी तो वो बाइंडिंग नेचर की होती है, लेकिन गवर्नर पे एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है। तो इसीलिए ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर को हम क्या बोलते हैं? रियल हेड बोलते हैं। रियल हेड बोलते हैं या फिर डी फैक्टो हेड बोलते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, उसको हम नॉमिनल हेड बोलते हैं। नॉमिनल हेड, ठीक है, या फिर डी ज्यूरे हेड, या फिर टाइटलर हेड। ठीक है, कोई भी वर्ड को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। प्लस कमेंट में आपको बताना है कि जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ हैं वो किस आर्टिकल में दी हुई हैं। प्रधानमंत्री के जो ड्यूटीज़ हैं, तो ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ आर्टिकल नंबर 78 अनुच्छेद नंबर 78 में मेंशन्ड है। और ये ड्यूटीज़ की वजह से ही इसको लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं कि भाई किस तरह से ये लिंकेज के तौर पे एक्ट करता है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में। क्योंकि राष्ट्रपति को अगर किसी चीज़ के बारे में मान लो नहीं पता है, किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है, तो भाई प्रेसिडेंट पूछेगा प्राइम मिनिस्टर से कि क्यों बाकियों को नहीं पता है, तो बाकियों को बताओ। या फिर कोई डिसीजन ऐसा ले लिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके बारे में प्रेसिडेंट को नहीं पता है, तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में लिंकेज के तौर पर एक्ट करेगा। इसलिए लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट बोला था किसने? नेहरू जी ने। विच चैप्टर ऑफ पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न विद द स्टेट लेजिस्लेचर? भारतीय संविधान के भाग 6 का कौन सा अध्याय राज्य विधानमंडलों से संबंधित है? जल्दी से करेंगे और एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि इंडिया की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो पार्ट 6 के कौन से चैप्टर? अब याद देख लो, मैं चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ाया हूँ इसीलिए, ठीक है, याद हो अगर आपको तो। हमेशा मैं पार्ट के साथ साथ चैप्टर भी आपको पढ़ाता हूँ। जैसे कि पार्ट 5 के आपको चैप्टर पता होने चाहिए और साथ ही साथ पार्ट 6 के भी पता होने चाहिए, जो कि यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो पार्ट 5 में 5 चैप्टर होते हैं। कितने? 5। ठीक है, 5 चैप्टर होते हैं। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 6 चैप्टर होते हैं टोटल पार्ट 6 में, यानी पार्ट 5 में 5 चैप्टर, पार्ट 6 में 6 चैप्टर। ये पहला वाला चैप्टर बात करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। किसके बारे में? यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 52 से लेकर कहाँ तक आता है? 78 तक आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल आते हैं। ठीक, दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है पार्लियामेंट के बारे में, ठीक है, या फिर यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। 79 से लेकर 122 के बीच में। 130 जो थर्ड चैप्टर है उसमें ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश के बारे में दिया हुआ है। कौन सा आर्टिकल होगा जरा बताएंगे। चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, जो आर्टिकल नंबर 124 से 147 के बीच में है। एंड देन चैप्टर 5 में दिया कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दैट इज कैग के बारे में 148 से लेकर 151, जिसमें 148 ऑफिस ऑफ कैग की बात करता है, 149 उसकी ड्यूटीज़ की बात करता है, 150 की बात करता है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट की, 151 बात करता है कि उसके रिकमेंडेशन की, क्योंकि रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देता है सेंटर के केस में, स्टेट के केस में लेजिस्लेचर को देता है वो, सॉरी गवर्नर को देता है वो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 123 ऑर्डिनेंस की बात करता है। अब पार्ट नंबर 6 में भी 6 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, जनरल आर्टिकल सिर्फ एक ही है 152। यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है, स्टेट का एग्जीक्यूटिव, ये दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 153 से लेकर 167 के बीच में। देन यहाँ पर दिया हुआ है स्टेट एग्जीक्यूटिव हो गया, उसके बाद आएगा यहाँ का लेजिस्लेचर,
168 से लेकर 212 तक, 212 तक। यहाँ पर आएगा गवर्नर का ऑर्डिनेंस अगले वाले चैप्टर में, यानी कि 4th चैप्टर में, और ये होगा आर्टिकल नंबर 213। और फिर आएगा आपका 5th वाले में हाई कोर्ट, आर्टिकल 214 से लेकर 231। और लास्ट वाला जो 6th चैप्टर है इसमें है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट 231 के आगे से होगा, 232 से, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, तो कौन से चैप्टर में है, 3rd चैप्टर में है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। क्लियर है। हाँ, मैंने पूछा था कि इंडिया की और ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या अंतर है, तो अंतर ये है कि हम रिपब्लिक हैं, वो रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक हम इसलिए हैं क्योंकि जो हमारा हेड है कंट्री का, प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड है, उनके यहाँ पे इलेक्टेड नहीं होता, हेरिडेटरी हेड होता है, किंग और क्वीन। दूसरा डिफरेंस ये है कि हमारे मिनिस्टर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उन्होंने क्या कहा पार्लियामेंट में, क्या नहीं कहा, क्या किया क्या नहीं किया, दे आर नॉट आंसरेबल, उनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन यूके में है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूके से हमने और क्या क्या बोरो किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अलावा, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, मार्शल लॉ बोरो किया है, प्रोरोगेटिव रिट्स बोरो किया है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो हम पढ़ते हैं रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है, रिमूवल ऑफ जजेस जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भाई रिमूवल ऑफ जजेस का जो पूरा प्रोसीजर है वो लिखा हुआ है जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में, 1968 में, जिसके तहत क्या होता है, जिसके तहत पार्लियामेंट इनको हटाती है। एक्चुअल में हटाता तो प्रेसिडेंट है, लेकिन वो नाम का बस प्रेसिडेंट हटाता है, वो तो बस ठप्पा लगाता है लास्ट में। तो लोकसभा और राज्यसभा में इसके रिमूवल का रेजोल्यूशन आ सकता है। लोकसभा में आ रहा है तो 100 मेंबर साइन करेंगे, राज्यसभा में आ रहा है तो 50 मेंबर साइन करेंगे इसको। देन अगर मान लो फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा, जो पीठासीन अधिकारी, उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो एक 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी, 3 मेंबर्ड कमेटी बनेगी। उसने अगर बोल दिया कि हाँ चार्जेस लगाए गए हैं वो सही हैं, और किन ग्राउंड्स में रिमूवल हो सकता है इसका, किन ग्राउंड्स में रिमूवल हो सकता है, और रिमूवल ऑफ जजेस हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो 3 मेंबर्ड कमेटी अगर बोल देगी तो फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना होता है, यानी कि विशेष बहुमत से, और अगर पास हो गया तो प्रेसिडेंट इनको हटा देगा। ग्राउंड क्या होते हैं इनको हटाने के, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, कथित कदाचार और इनकैपेसिटी, ठीक है। और रिमूवल ऑफ जजेस हमने यूएसए से लिया है, जहाँ से हमने प्रेसिडेंट का भी रिमूवल लिया है। प्रेसिडेंट के रिमूवल का ग्राउंड क्या होता है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज तक ना तो कोई प्रेसिडेंट रिमूव किया गया है, ना तो कोई जज रिमूव किया गया है। प्रेसिडेंट के खिलाफ ना आज तक कभी इनिशिएट भी नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जिनका नाम था वी रामास्वामी, उनके खिलाफ ये इनिशिएट हुआ था, ठीक है, वी रामास्वामी 1991 में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1991 में। क्वेश्चन नंबर 7th, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वॉज क्रिएटेड अंडर दी ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1950 इन। तो भारतीय वन सेवा का गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत कब किया गया था। तो हमें पता है ऑल इंडिया सर्विसेज किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 312। और इनको क्रिएट और एबॉलिश करने का काम या फिर पावर पार्लियामेंट करता है, लेकिन ध्यान रखना इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर होती है राज्यसभा के पास, कि राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस अभी कितनी है, एट प्रेजेंट 3 है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और IFOS दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन नहीं फॉरेस्ट, ठीक है। चौथी अगर बनानी है और आगे बनानी है तो राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 312, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये जो क्रिएट हुई थी बाय द एक्ट ऑफ 1951, ये कब पर्टिकुलर ये जो एक्ट है वो कब आया था, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1966 में ये जो है क्रिएट हुई थी फाइनली जाके, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन है, और राज्यसभा के पास कहाँ ज़्यादा पावर होती है। तो राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होती है इन रिस्पेक्ट कि वो पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है कि आप स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में भी लॉ बना सकते हो अंडर आर्टिकल नंबर 249। होता क्या है कि हमें पता है कि यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उस पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में सिर्फ स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर यूनियन ने बना दिया तो उसका प्रिवेल करेगा। यूनियन के लिस्ट में कभी स्टेट लेजिस्लेचर सब्जेक्ट नहीं बना सकता, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं, 5 केसेस, जहाँ पे यूनियन यानी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है। एक तो अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया हो, अगर उस राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा हो, राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हो,
किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को एनफोर्स करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटी को एनफोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए कर सकता है, या फिर दो या दो से ज़्यादा राज्य, 2 और मोर स्टेट बोलें कि हमारी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट बना दो 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है। और पांचवा केस है कि राज्यसभा ने ऑथराइज कर दिया पार्लियामेंट को, उस केस में भी है, क्योंकि राज्यसभा में राज्यों से चुन के आ रहे हैं ना लोग, इसलिए राज्यसभा को पावर दी गई है। कहाँ पे कम पावर होती है राज्यसभा के पास? तो जब बात आती है मनी बिल की, तो वहाँ पे कम पावर होती है। क्या कम पावर होती है? ये कम पावर होती है कि जो मनी बिल है सिर्फ इनिशिएट हो सकता है लोकसभा में, ओनली लोकसभा आ सकता है, राज्यसभा इसको अमेंड तक नहीं कर सकता है। इसके पास सिर्फ 14 डेज का टाइम होता है इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए, नहीं किया तो फिर मान लिया जाएगा वैसे ही पास कर दिया उसने। और राज्यसभा जो है इसको सिर्फ डिस्कस कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया, इस पर कुछ इस तरह की वोटिंग या फिर मतलब अमेंड नहीं कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है अमेंडमेंट को, लेकिन खुद नहीं कर सकता है। मनी बिल की अगर मैं आपसे बात करूं तो कमेंट में आपको बताना है कि मनी बिल का जो पूरा प्रोसीजर है, किस तरह से, जो मैंने आपको बताया, पास होता है कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो सर्टिफाई करता है किसी भी बिल को एज अ मनी बिल। ये किस में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल नंबर 109 में लिखा हुआ, ध्यान रखना 110 में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब अगर यही मैं आपसे पूछ दूं कि स्टेट लेजिस्लेचर के का जो मनी बिल होता है वो किस में मेंशन्ड है, और मनी बिल में कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का। और जॉइंट सिटिंग कमेंट बताएंगे किस आर्टिकल में है, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो कुछ नहीं, 89 ऐड कर देंगे आराम से, वही आपको मिल जाएगा 99199, ठीक है। हमारा जो CFI होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो भी एक तरह का मनी बिल होता है, इसलिए उस पर भी राज्यसभा सिर्फ डिस्कशन कर सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है। नो जॉइंट सिटिंग होती। जॉइंट सिटिंग की बात करें तो आर्टिकल नंबर 108 में है, और ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आज तक 3 बार हमारी जॉइंट सिटिंग बैठी है। विच और कौन प्रिसाइड करता है, अध्यक्षता कौन करता है जॉइंट सिटिंग की? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 168, 171, 181 या फिर 169? जोया, साक्षी, मेहन, सृष्टि, रिया। तो अब वही क्वेश्चन आ गया रिपीट होके। 168 बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर की, कि भाई स्टेट का जो देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, जिसमें कौन कौन होगा? जिसमें कि होगा आपका लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल, और सबसे ऊपर बैठेगा गवर्नर राज्यपाल। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि हर राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद नहीं होती है, सिर्फ 6 राज्य हैं, और वो कौन कौन से वो देख चुके हैं। देन 170 किसकी बात करता है? ये बात करता है विधान सभा की लेजिस्लेटिव असेंबली। कितने केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये बताएंगे। तो स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है 170 लेजिस्लेटिव असेंबली, 171 इसके कॉम्पोजिशन की बात करता है। अब इसमें कौन कौन होता है तो ध्यान रखिएगा, इसमें 5/6, 5/6 मेंबर होते हैं, वो तो इलेक्टेड होते हैं, और बाकी के 1/6 वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो कौन इलेक्टेड और कौन नॉन नॉमिनेटेड होते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो 1/3 हैं ये इलेक्ट करके भेजती है वहाँ की जो विधानसभा होती है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जो है वो करके भेजेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं 2, कुछ लोग 3, ठीक है। दिल्ली, पुडुचेरी, और अभी रिसेंट में कहीं इलेक्शन भी तो हुए हैं, कहीं और भी तो इलेक्शन हुए हैं किसी यूटी में, हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, और 1/3 भेजेंगे जो लोकल बॉडीज़ हैं, LB इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी वगैरह भेजेंगे। 1/12 ग्रेजुएट्स, जो एटलीस्ट 3 साल के ग्रेजुएट्स हैं वो चुन के भेजेंगे। 1/12 भेजेंगे टीचर्स, जो एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल के टीचर हैं वो। बच कितने गए? बच गए 1/6। इनको कौन चुन के भेजेगा? कोई नहीं, इनको नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। किन फील्ड में? नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। किनको नॉमिनेट करता है? वो पर्सन जो लिसैस प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी में अच्छी नॉलेज रखते हैं। लिटरेचर यानी साहित्य, साइंस यानी कि विज्ञान, आर्ट यानी कला, सोशल सर्विस यानी कि समाज सेवा, और कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर राज्यसभा की बात करें तो वहाँ 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और वो लिसैस में नॉमिनेट करता है, वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होता है, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे एक तो दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, और जम्मू कश्मीर में है, अगर यूटी की बात करें तो। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ें। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा? 88, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 88। अब ये क्या इनके पास राइट है, क्या अधिकार है इनके पास? तो अधिकार इन लोगों के पास ये है कि ये किसी भी हाउस में जाके बोल सकते हैं,
ठीक है, किसी भी हाउस में जाके बोल सकते हैं जो हमारे मिनिस्टर हैं, लेकिन वोट सिर्फ उसी हाउस में कर सकते हैं जिसके वो मेंबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा के मेंबर लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाके बोल सकते हैं, लेकिन वो वोट डाल सकते हैं सिर्फ लोकसभा में। ऐसे ही राज्यसभा के लिए वैलिड है। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो किस आर्टिकल में मेंशन है जरा बताएंगे, क्योंकि ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, इसलिए दोनों हाउस में जाके बोल तो सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, वोट किसी भी हाउस में नहीं कर सकता है। तो मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल का यहाँ पे अधिकार दिए हुए हैं कि वो किसी भी हाउस में जाके बोल सकते हैं, लेकिन वोट वहीं करेंगे जहाँ के वो सदस्य हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल किसी भी हाउस का सदस्य नहीं तो कहीं वोट नहीं कर पाएगा। 86 में ये अगर कोई चीज़ मतलब एड्रेस, ऐसे याद कर लो, एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के घर का जो एड्रेस है कहाँ रहता है वो दिया हुआ है, वो नहीं दिया हुआ है। एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है राष्ट्रपति का संबोधन दिया हुआ है कि वो दोनों हाउस को संबोधन कर सकता है। ठीक है, कोई नोटिस भिजवाना है तो वो भिजवा सकता है। 87 दिया हुआ है स्पेशल एड्रेस। ठीक है, एक ऐसा स्पेशल एड्रेस जहाँ प्रेसिडेंट अकेले में मिलते हैं। ठीक है, स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है, जिसको मोशन ऑफ थैंक्स भी बोलते हैं, कि प्रेसिडेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, जैसे अभी जनरल इलेक्शन हुए थे आम चुनाव, उसके बाद जो पहला सेशन होगा उसमें और हर साल का जो पहला सेशन होगा उसमें राष्ट्रपति दोनों हाउसेस को कॉमनली क्या करेंगे, संबोधन करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बताएंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। तो वो है 89 में क्या है, 89 में दिया हुआ है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब राज्यसभा है ना, उसी को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो आपको पता है इसमें क्या लिखा हुआ है कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होगा वही एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा राज्यसभा का। और ये सेम चीज़ आर्टिकल नंबर इसी तरह की लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 64 में कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, और ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं तो अटॉर्नी जनरल के आर्टिकल्स को रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 76 में लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, देश का सर्वोच्च विधियाधिकारी। पहले कौन थे, अभी कौन है, जरा ये बताएंगे। 1 2 3 4 टोटल 4 क्लॉजेस हैं। पहले में इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि इनकी अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति कौन करता है, तो जो देश का राष्ट्रपति होता है वो करता है। और ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक हो वो। देन इस सेकंड वाला जो क्लॉज है इसमें लिखा हुआ है इसकी ड्यूटी के बारे में कि ये गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को लीगल मैटर में एडवाइस करेगा, लीगल मैटर्स में एडवाइस करेगा, इसीलिए इसको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री बोलते हैं। तीसरे में लिखा है ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जितनी भी कोर्ट्स हैं भारत में सब में इसको राइट टू ऑडियंस से जाके बोल सकता है। फोर्थ वाला है कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ही सर्व करता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और सबको पता है ना प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। 76 में क्या लिखा हुआ है, अटॉर्नी जनरल पहले कौन थे, पहले थे MC सेतलवाद, अभी कौन है, R वेंकट रमनी है, MC सेतलवाद। इनको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। इन्हीं की तरह स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, वो किस आर्टिकल में लिखा है ये आप कॉमेंट में बताएंगे। 10th, which of the following article of the Constitution has a provision that all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of president, यानी जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाएंगे। तो एक तो आर्टिकल नंबर 1 हमें याद करना होता है कि भाई 70 बोल रहा हूँ, 53 जो होता है वो क्या बोलता है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो उसके पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं, फिर एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, लेकिन जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन उसके नाम पे लिए जाएंगे ये आर्टिकल नंबर 77 में लिखा हुआ है जो बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस की, कि भाई धंधा जो चलेगा वो राष्ट्रपति के नाम पे चलेगा। कंडक्ट ऑफ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ प्रेसिडेंट नहीं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस लिखा हुआ है, तो किसके नाम पे चलेगा, प्रेसिडेंट के नाम पे। 71 में क्या लिखा हुआ है, 71 में लिखा हुआ है कि ऑल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ ऑल डिस्प्यूट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनको कौन डील करेगा, इनको डील करेगा देश का सर्वोच्च न्यायालय, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ डील कर सकता है और कोई नहीं। 75 डिस्कस कर चुके हैं। 75 का 1A में क्या लिखा हुआ है, 75 का 1A में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो नंबर है वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 15% किसका, लोकसभा का। और 76 क्लॉज 2 तो अभी पीछे बताया आपको। एडवोकेट जनरल 89 ऐड कर दो सिंपल 165 आ जाएगा आपका।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, तो ये इनकी नियुक्ति कौन कर रहा होगा? एडवोकेट जनरल की गवर्नर कर रहा होगा। इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? जो हाई कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ, और है क्या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का क्वालिफिकेशन है क्या? तब तक ये बताइए, ये क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट देयर शैल बी पेड to the judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by the Parliament by law, and until provision in that behalf is so made, such salaries are as specified in the second schedule। तो भाई किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी वगैरह मेंशन्ड है? तो आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 के बीच में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। 125 सैलरी की बात करता है, 127 किसकी बात करता है? हम याद कैसे रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 और चैप्टर नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज को एक सीट ऑफर कर दी है, सीट ऑफर कर दी है, ठीक है। तो ये 124 है, देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये अगर बात करें एस से है यहाँ पे क्या सैलरी और अलावेंस इनको कितना क्या मिलेगा। ए से है एक्टिंग सीजीआई कौन होगा, ठीक है, यानी कि अगर सीजीआई मान लो नहीं है तो उनकी जगह पे कौन आएगा? तो प्रेसिडेंट एक्टिंग सीजीआई की अपॉइंटमेंट करेंगे। अगर मान लो कि जो देश के हमारे अभी जैसे संजीव खन्ना जी, मान लो उनकी तबीयत ख़राब हो जाए कुछ टाइम तक, या फिर उनको ऐसा कुछ हो जाए, तो वो उस केस में एक टेम्प्रेरी चीफ जस्टिस तुरंत अपॉइंट किया जाएगा भाई प्रेसिडेंट, उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस बोलते हैं। 127 इसमें लिखा हुआ है एडहॉक जजेस यानी टेम्प्रेरी जजेस। अगर मान लो कि कोरम नहीं है जजेस की, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस नहीं है, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की सलाह लेके हाई कोर्ट से कुछ जजेस को बुला लेगा यहाँ पे। आर से है मतलब 128 रिटायर्ड जजेस। कोई रिटायर्ड हो चुका जज है, उसको अगर बुलाना है तो वो सीजीआई बुला सकता है किसी मसले में, और वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेके। सी 129 ये क्या है? ये सी से दो चीज़ें हैं। एक तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ये हमारा सुप्रीम कोर्ट, और इसी में लिखा हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि अगर कोर्ट की कोई अवहेलना करेगा तो कोर्ट उसको सजा देगा। एस से है 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सीट कहाँ पे? दिल्ली में है, और दिल्ली के अलावा किसी और जगह को सीट बनाना है तो प्रेसिडेंट बना सकता, सीजीआई बना सकता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेने के बाद। ये 131 है जो किसकी बात करता है? एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट को क्या एक सेकेंड, सीट ऑफर करी, ठीक है, सीट ऑफर करी। ओ से है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी कि मूल क्षेत्राधिकार। ये किससे डील करता है? सेंटर और स्टेट की लड़ाई से। 132, 133, 134 ये बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की, दैट इज एपेलेट जुरिस्डिक्शन की। कमेंट बताना है 141 किससे डील करता है, 142, 143, 144 ये चारों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पीछे मैंने क्या पूछा था मैं खुद ही भूल गया। पीछे मैंने क्या पूछा था, कोई बताएगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो 5 साल तक या तो आप जज रहे हो हाई कोर्ट के, या 10 साल एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट हो प्रेसिडेंट की नज़रों में, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट। इनमें से कोई एक भी चलेगा, ऐसा नहीं कि सारी तीनों चाहिए, और है, ठीक है। 141 बोलता है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर या डिक्री पास किया वो सारे कोर्ट में बाइंडिंग होगा। 1 और 1 ने 4 को बाइंड कर रखा है। 142 में क्या है? टू डू कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, देने के लिए किसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट फ्रंट फुट पे खेल सकता है, कि कोई मैटर में उसको सुप्रीम कोर्ट को देख के लग रहा है कि इसमें ढंग से न्याय नहीं मिल रहा है जो विक्टिम है, तो उसको कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने आप से आगे आ सकता है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके। 143 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन लिखा हुआ है। किसका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन? कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस लेने के लिए जा सकता है, और वो सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस देगा, वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट पे। और 144 में लिखा है कि जितने भी कोर्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी इंडिया में निचले कोर्ट हैं वो एड करेंगे किसको? सुप्रीम कोर्ट को उसके काम में, ठीक है। रूल ऑफ लॉ इज़ अ की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अ डॉक्ट्रिन एस्क्राइब्ड टू। तो जो रूल ऑफ लॉ है ये किसने बोला था, ठीक है, रूल ऑफ लॉ? प्लेटो, एडम स्मिथ, अल्बर्ट वेन डाइसी, या फिर कार्ल मार्क्स? तो ये बोला था एवी डाइसी ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा, एवी डाइसी ने। ये हमने लिया कहाँ से? ये हमने इंग्लैंड या फिर यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया है, रूल ऑफ लॉ।
और भी आई थिंक आपको डिफरेंस पता होगा कि आर्टिकल, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल नंबर 21, ये कॉन्सेप्ट यहाँ का यूके का, आर्टिकल 21 जो बात करता है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ की, ठीक है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ की बात करता है कौन, आर्टिकल नंबर 21। और ये कहाँ से लिया, ये जापान से लिया हमने। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे विच what type of surveys did the National Statistical Office conduct for employment and unemployment indicators in India? बाईएनियल सर्वेज यानी कि 2 साल में एक बार जो सर्वे होता है, डेकेनियल सर्वेस यानी 10 साल में जो सर्वे होता है, क्विनियल सर्वे या फिर मंथली सर्वे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा क्विनियल सर्वेज। जरा कमेंट में बताइए, देखते हैं आपकी इंग्लिश कितनी तेज है। क्विनियल का मतलब क्या होता है? जैसे बाईएनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार, डेसेनियल का मतलब होता है जैसे सेंसस होता है हमारा 10 साल में एक बार, मंथली तो आपको पता है हर मंथ में। क्विनियल का मतलब क्या होता है? 14th, द इंस्टीट्यूशन लाइक लोकपाल और लोकायुक्त वॉज फर्स्ट क्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये कहाँ से जन्मे हैं लोकपाल और लोकायुक्त, जिनको हम ओम्बड्समैन भी बोलते हैं? तो सबसे पहले ये स्वीडन में जन्मे थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4th। ओम्बड्समैन कौन होता है? ये काइंड ऑफ वॉच डॉग होता है जो ये देखता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करप्शन तो नहीं हो रहा है। जैसे कि इंडिया में लोकपाल और लोकायुक्त को इस्टेब्लिश किया गया था 2013 में, एक अधिनियम आया था 2013 के एक्ट के थ्रू, जिसके तहत लोकपाल सेंटर के लिए और लोकायुक्त हर स्टेट के लिए बनाया गया था। और पहले हमारे लोकपाल कौन थे? फर्स्ट लोकपाल थे, और करंट कौन है? स्वीडन, यस। तो पहले हमारे कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। लोकायुक्त हर स्टेट के लिए होता है 2013 में, और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? 5 ईयर्स, यस यस यस, ठीक है, 5 ईयर्स क्विनियल। ठीक, तो स्वीडन से ये ओरिजिनेट हुआ था ओम्बड्समैन, ठीक है। ऐसे ही आप सीवीसी को रिकॉल कर सकते हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई को रिकॉल कर सकते हो। तो सीबीआई की अगर बात करेंगे, ठीक है, सीबीआई की अगर बात करें, सॉरी सीवीसी की अगर बात करेंगे तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, और जो सीबीआई है ये स्टैट्यूटरी ना होकर सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। पहले ये भी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, और आई होप ये सबको पता होगा स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस होता है। तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्या चीज़, अच्छा पता नहीं, एक सेकंड रुको 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 रुको, कहाँ आ गया भाई? फालतू में झूठी खबरें मत फैलाओ, हैं? सीजीएल का रिजल्ट आ गया, नहीं भी ब्लॉक कर दिए जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। अभी रिजल्ट कुछ नहीं आया। तो सीवीसी को जो है पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे स्टैब्लिश किया गया था, देन स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी 2003 में जब सीवीसी एक्ट आया था, ठीक है। सांता नाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश किया गया था। सीवीसी का काम करप्शन देखना ही होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, और सीबीआई जो है असिस्ट भी करती है सीवीसी को, प्लस करप्शन के बियॉन्ड भी सीबीआई का बहुत सारा जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन इन दी सेंस कि वो अगर कहीं रेप केस हुआ है, कहीं मर्डर हुआ है, कहीं बड़ा हादसा हो गया, तो वो सीबीआई की जांच वहाँ पर बिठाई जाती है, आपको पता है। लेकिन ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड है, और ना ही कहीं पे ये लॉ या फिर एक्ट के थ्रू क्रिएट हुई है। ये अपनी पावर को दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है 1946 का, उससे पावर को डिराइव करता है, उसके थ्रू क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। सीवीसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये स्टैट्यूटरी तो है, यानी लॉ के थ्रू क्रिएट है। लॉ यानी 2003 का जो एक्ट है। यूनियन लिस्ट फ्रॉम द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सब्जेक्ट एज ऑफ May 2024? कितने सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में? तो 7th शेड्यूल में हमें पता है कि ये 3 लिस्ट के बारे में बताता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अब यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे और एट प्रेजेंट 100 है। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 थे, एट प्रेजेंट 61 है। और कंकरेंट में ओरिजिनली 47 थे, अभी कितने हैं? 52 हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो कितने से कितने हो गए ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ओरिजिनली कितने थे और अभी कितने हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? यूनियन लिस्ट की, तो 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। और वो मैं आपको बता दिया कौन क्या कैसे लॉ बनाता है। कमेंट में आप बताएंगे कि हेल्थ जो है ये किस सब्जेक्ट, किस लिस्ट में आएगा ये जो सब्जेक्ट है। देन बैंकिंग किस सब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। एजुकेशन किस में आएगा, लेबर डिस्प्यूट किस में आएगा, मैरिज एंड डाइवोर्स किस में आएगा, ठीक है। मैरिज एंड डाइवोर्स किस में आएगा, और
गैम्बलिंग किस में आएगा? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हेल्थ और गैम्बलिंग, पुलिस, ये सब आपके स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। बैंकिंग आपका यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई, एयरपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गए, ठीक है। एजुकेशन अगर बात करेंगे तो एक कंकरेंट लिस्ट, पहले होता था ये स्टेट लिस्ट में, लेकिन बाद में इसको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया 42nd अमेंडमेंट से। लेबर डिस्प्यूट, मैरिज एंड डाइवोर्स, ये सब भी आपके कॉन्करेंट लिस्ट में ही आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर नया आ जाता है जो किसी लिस्ट में मेंशन नहीं है तीनों लिस्ट में, तो उसको हम रेजिडुअरी पावर बोलते हैं, ठीक है। और ये रेजिडुअरी या फिर रेजिडुअरी लिस्ट बोल देते हैं। तो रेजिडुअरी लिस्ट में लॉ बनाने का पावर किसके पास होता है? तो ध्यान रखना, ये यूनियन के पास होता है। और ये चीज़ हमने लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। जो रेजिडुअरी लिस्ट है वो हमने कनाडा से लिया है। कनाडा से और क्या लिया है? तो कनाडा से हमने लिया है कि जो हमारा फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि एक ऐसा फेडरेशन जिसमें कि सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। सी से सेंटर, सी से इसी से हमने लिया है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाई सेंटर इन स्टेट। तो सेंटर में जो गवर्नर बाई सेंटर इन स्टेट, राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो भी कनाडा से लिया हमने। ऑफिस ऑफ जो गवर्नर है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है, लेकिन अपॉइंटमेंट जो होती है वो हमने कनाडा से लिया है। Which of the following acts provided for a system of tribunals and a ban on strikes? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने न्यायाधीकरण की व्यवस्था और हड़तालों पर प्रतिबंध का प्रावधान किया था? ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 या फिर 1932 का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो आंसर होगा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट से तो एज मैरिजेबल जो एज है उसको कम किया गया था, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स? तो रिलेशन ऑफ बिटवीन यूनियन स्टेट्स के बारे में कौन सा आर्टिकल, कौन सा पार्ट मेंशन करता है? तो पार्ट 8 तो भाई यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी, संघ व उसके राज्य क्षेत्र। पार्ट 2 सिटीजनशिप यानी नागरिकता। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। पार्ट 4 डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। पार्ट 5 यूनियन। पार्ट 6 स्टेट। पार्ट 7 में क्या दिया हुआ जल्दी से बताएंगे, और पार्ट 8 में दिया हुआ यूटीज के बारे में। पार्ट नंबर 9 के बारे में बात करेंगे तो इसमें पंचायत। पार्ट नंबर 9A म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका। पार्ट नंबर 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति। पार्ट नंबर 10 में दिया हुआ है क्या? पार्ट नंबर, या पूछा क्या गया, रिलेशन पूछा गया यूनियन और स्टेट्स के बीच में। तो पार्ट नंबर 10 में ध्यान रखना शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज दिए हुए हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज दिए हुए हैं। और पार्ट नंबर 11 में दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है। पार्ट 10 भी हो गया। एंड पार्ट 7 एक्चुअल में इट हैज़ बीन रिपील्ड बाय दी 7th अमेंडमेंट, 7वें संशोधन से 7वें पार्ट को हटा दिया गया है। पार्ट नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? पार्ट नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? पार्ट नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, जल्दी से बताएंगे। तो पार्ट नंबर 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी हुई हैं, भाषाएं दी हुई हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 18 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्ट नंबर 18 में जो दिया हुआ है इमरजेंसी, और पार्ट नंबर 20 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है वो, ठीक। पार्ट नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, 15 में क्या दिया हुआ है? तो 14 में दिया हुआ है पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। 15 में क्या दिया हुआ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैड द की रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ पोर्टोनो? ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आंसर वैसे एदरली होगा लेकिन हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये तो। राइट ऑफ अ प्रिजनर टू स्पीडी ट्रायल विल बी कैटेगराइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट? स्पीडी ट्रायल, तुरंत हमको जो है ट्रायल मिलना चाहिए, स्पीडी, है ना। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल नहीं, ये तो आपका आर्टिकल नंबर 23 और 24 में है। 23 किसकी बात करता है? फोर्स्ड लेबर यानी कि जिसको बेगारी बोलते हैं वो किसी से नहीं करवाई जा सकती और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती है। 24 की अगर बात करें तो ये बात करता है किसकी? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर,
ठीक है, कि बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। किन बच्चों से? जो 14 साल तक के उम्र के हैं, उनसे मजदूरी आप नहीं करवा सकते हैं। हाँ, ये है कि नॉन स्कूल आवर्स में जो नॉन हजार्डस वर्क है उनको करवाया जा सकता है, लेकिन हजार्डस वर्क नहीं करवाया जा सकता है, और नॉन हजार्डस भी नहीं करवाया जा सकता है स्कूल आवर्स में। राइट टू लाइफ मैंने आपको बताया था कि कोई भी इस तरह का कोई भी आपको अधिकार देखने को मिल जाए, राइट देखने को मिल जाए, और आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो सीधे आर्टिकल नंबर 21 में जाइएगा, बिकॉज ये बहुत वास्ट है। राइट टू हेल्थ, राइट टू स्लीप, जी हाँ, राइट टू स्लीप तक इसमें आर्टिकल नंबर 21 में दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपकी, मतलब आर्टिकल 21 का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, और तब से बड़ा हो गया जब से मेनका गांधी केस हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ नहीं, बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल नंबर 32 में लिखा हुआ, जिसको कि हार्ट एंड सोल बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किसने? ये आप बताएंगे। इसमें कितने तरह की रिट्स दी हुई हैं? 5 तरह की रिट्स दी हुई हैं। राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी में कितने राइट्स हैं? 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, और 18 आता है। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, तो 5 अधिकार दिए हुए हैं आपके राइट टू इक्वालिटी में। 32 को हार्ट एंड सोल बोला था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, और इसमें 5 तरह की क्या दी हुई हैं? रिट्स दी हुई हैं आर्टिकल नंबर 32 में। रिट इशू करने का पावर एक तो हाई कोर्ट के पास होता है और एक सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट के पास किस आर्टिकल के तहत होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। देन कौन कौन सी हमारी रिट्स होती हैं? तो हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, ठीक है, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी, और क्यो वारंटो। ठीक है, तो ये रिट्स होती हैं 5 तरह की, जिनको कि इशू किया जा सकता है बाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किसी और कोर्ट को ये पावर देनी रिट इशू करने की, तो काम पार्लियामेंट कर सकता है। हाई कोर्ट की अगर बात करें तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत रिट को इशू कर सकता है। इसका जो रिट जुरिसडिक्शन होता है हाई कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में वाइड होता है, बिकॉज हाई कोर्ट लीगल राइट को एनफोर्स करने के लिए भी रिट को इशू कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स के अलावा। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि हम कमांड करें। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, जब एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को अपने जुरिसडिक्शन को एक्सटेंड करने, अपने जुरिसडिक्शन से एक्सटेंड होने पे मना करता है कि भाई अपने जुरिसडिक्शन में ही रहो, क्षेत्राधिकार में रहो, उसके बियॉन्ड मत निकलो। सर्श्योरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को क्वैश कर देता है, नल एंड वॉइड कर देता है, और अपने अंडर में वो केस को ले लेता है। क्यों वारंटो, क्यों क्यों बैठे हो यहाँ पे, यानी बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ, जब कोई एक गवर्नमेंट ऑफिस को कोई इन एलिजिबल बंदा होल्ड कर रहा होता है तो उसके अगेंस्ट इशू किया जाता है इसको। ठीक है, विच रिट इशूड बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट कंसिडर्स अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिसडिक्शन, जब हायर कोर्ट करता है लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, जब उसको लगता है कि कोई जो लोअर कोर्ट है, निचली अदालत है, वो अपने जुरिसडिक्शन के बियॉन्ड निकल गई है। तो अभी बताया प्रोहिबिशन। मैंडमस का तो मतलब होता है कोई सरकारी आदमी अगर मैंडेटरी काम नहीं कर रहा है, तो हेबियस कॉर्पस अगर किसी का अनलॉफुल डिटेंशन हो चुका है, अनलॉफुल डिटेंशन का मतलब ये है कि किसी को जबरन मान लो अपहरण टाइप हो गया, ठीक है, या फिर पुलिस ने बिना किसी वारंट के उसके जो है उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो उसके केस में हेबियस कॉर्पस को इशू किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको याद हो तो मद्रास हाई कोर्ट ने हेबियस कॉर्पस रिट को इशू किया था सदगुरु वाले मामले में, कि भाई ईशा जो फाउंडेशन है सदगुरु जी का, तो उसने 2 लड़कियों को वहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है, तो हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करी थी कि पुलिस जाओ वहाँ पर और उन लड़कियों को यहाँ पर लेके आओ, टू हैव द बॉडी ऑफ। क्यों वारंटो का मतलब होता है बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ। ठीक है, 21 करिए जल्दी से। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, बताइए।
तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर? तो आर्टिकल नंबर 74, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है टू एड एंड एडवाइज दी क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर और सॉरी प्रेसिडेंट, तो उसी तरह यहाँ पर 89 ऐड कर दीजिए, ख़त्म, सिंपल। 22 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली विच आउटलाइंस द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो 226 तो होगा नहीं, क्यों? आर्टिकल 214 से 231 हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, 239 डबल है, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको सीधा सीधा कि दिल्ली से एसोसिएटेड है और इसको किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था, 239 AA और AB। 239 AA जो है ये किसकी, डबल ए किसकी बात करता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने की बात करता है इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, सॉरी इन द UT ऑफ दिल्ली, ठीक है। 200 रुपये भेजे हैं। चलो अगला क्वेश्चन 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फेडरल फीचर कौन सा है? चलो, तो बाई कैमरलिज्म, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज? तो फेडरल फीचर कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का? ध्यान से समझ लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर के बीच में क्या अंतर होता है? फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर, ठीक है। फेडरल फीचर वो फीचर होता है, जबकि मैं एकदम चीख के अभी कुछ दिन पहले 3.0 बताया, 2.0 बताया, जब मैंने देखा कितने स्टूडेंट ने इसको गलत किया, काफ़ी बड़ा परसेंटेज था, तो ये काफ़ी दुखद बात है, ठीक है। अगर आप पढ़े हो मुझसे और फिर भी गलत कराए तो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जो फेडरल फीचर होता है इसका मतलब ये होता है जो सेंटर और स्टेट के बीच में इक्वल पावर का डिवीजन करे। तुम इतना याद रखो कि जो चीज़ स्टेट को पावर दे रही है वो फेडरल फीचर, जो स्टेट को पावर नहीं दे रही है उससे पावर खींच रही है तो फिर यूनिटरी फीचर होगा, ठीक है। जैसे कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जैसे कि बाई कैमरलिज्म है, तो ये फेडरल फीचर होगा। क्यों? बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनीय विधानमंडल, एक तो लोकसभा है हमारा और एक राज्यसभा है सेंटर में। तो राज्यसभा क्या है? स्टेट को पावर दे रहा है ना कि आप लोग भी सेंटर में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि राज्यसभा है क्या एट द एंड ऑफ द डे, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं वही तो चुन के भेज रहे हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना राज्यसभा में, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। तो बाई कैमरलिज्म हो गया और ये आपका फेडरल फीचर होगा। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अब काफ़ी लोगों ने शायद ये मारा हो इंटीग्रेटेड है सब, तो ये फेडरल फीचर होगा नहीं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ भी जो बोला है वो निचले कोर्टों को मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सबको। अब अगर ये ना होता तो क्या होता? सेपरेट जुडिशरी होती, यानी कि सेंटर की अलग होती, फेडरल जुडिशरी अलग होती और स्टेट की जुडिशरी अलग होती और उनको अलग अलग पावर होती, जैसे कि USA में है। तो वो एक क्या होता? वो एक हमारा फेडरल फीचर होता, लेकिन ये क्या है? यूनिटरी फीचर है। ये यूनिटरी फीचर है। अगर इसका उल्टा होता तो क्या होता? हाई कोर्ट हर स्टेट के पास होती और वो वहाँ की सुप्रीम होती और वो उसको सुप्रीम कोर्ट का कुछ ना मानना होता, तो वो होती सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। इसका उल्टा क्या होता है? डुअल सिटीजनशिप, जहाँ पर लोगों के पास देश की नागरिकता तो होती प्लस राज्य की नागरिकता होती, जैसे USA में होता है, तो वो भी नहीं, तो ये भी यूनिटरी फीचर होगा। ऑल इंडिया सर्विसेज भी यूनिटरी फीचर है, क्योंकि यहाँ पे नियुक्ति वगैरह सब कुछ काम, अपॉइंटमेंट और ये सब ट्रांसफ़र वगैरह करता है सेंटर, और ये लोग जाते कहाँ पे? IAS IPS स्टेट में जाके सर्व करते हैं, तो ये इसलिए ये भी आपका यूनिटरी फीचर है या फिर सेंट्रल फीचर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा, फेडरल फीचर। कमेंट में बताएंगे कि जो रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसको किस में रखेंगे, कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस हमारे रिजिड हैं। हमारा जो संविधान है वो पूरी तरह से रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल भी है, वो रिजिड भी है। कुछ प्रोविजन फ्लेक्सिबल हैं, कुछ प्रोविजंस रिजिड हैं।
ठीक है, तो रिजिडिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में आप इसमें रखेंगे, लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी पूछ लिया, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो यूनिटरी में रखेंगे आप। और किसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडिंग प्रोसीजर है उसको कहा था कि ये काफ़ी यूनिक प्रोसीजर है, तो ध्यान रखना केसी वेरे ने बोला था ये कि इंडिया का जो अमेंडिंग प्रोसीजर है वो काफ़ी यूनिक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। एज पर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटी जो सब क्लॉज H में है, इज़ टू डेवलप द डैश ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो क्या डेवलप करने की बात होती है, बहुत हलवा सा क्वेश्चन है, साइंटिफिक टेम्पर, ठीक। और आई थिंक कोई ऐसा होगा नहीं जिसको आज ये पता नहीं होगा। अभी मैंने आपको CHSL मेंस का भी जो एनालिसिस करवाया था उसमें देखा था हम लोगों ने 2 क्वेश्चन आए थे CHSL मेंस की एक शिफ्ट में, 2 क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी में A में क्या है, B में क्या है, C D E F G H I J, ठीक है। हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। A से एंथम है कि हमें नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है और अबाइड करना है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो एंथम अबाइड कैसे भी याद कर लो। तो ये सब किस में है, 51A, आर्टिकल 51A सब क्लॉज A, सब क्लॉज B, सब क्लॉज C। B से बापू या भगत सिंह कि हमें उन नोबल आइडियल्स को फॉलो करना है जिन्होंने इंस्पायर किया था नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। C का मतलब होता है 3 होता है ना, 3rd नंबर अल्फ़ाबेट है ये। तो इसमें क्या दिया हुआ, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द कंट्री एंड अंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ये बात करता है कॉमन ब्रदरहुड की, और वेमेन के प्रति जो हम डेरोगेटरी चीज़ें कर रहे हैं उनको रिनाउंस करना, उनको त्यागना है। तो एक तो ब्रदरहुड और ई से इक्वलिटी यानी विमेन का याद रख सकते हो। एफ से फोर्ट मतलब किला, यानी कि जो हमें मॉन्यूमेंट वगैरह हैं वो प्रोटेक्ट करने हैं। मॉन्यूमेंट से रिलेट कर सकते हो, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, जो हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना है। अब हेरिटेज में आपका मॉन्यूमेंट भी आ सकता है, तो मॉन्यूमेंट से फोर्ट याद कर सकते हो, किला, और एफ से वो याद हो जाएगा। जी से ग्रीनरी याद करते हैं, ग्रीनरी से इसमें लिखा हुआ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड लेक्स। एच से ये जो अभी देखा, एच से ह्यूमनिज्म याद करना होता है, साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म। आई से एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, गांधी जी ने बोला था। गांधी जी क्या बोलते थे, वायलेंस मत करो, नॉन वायलेंस के पाथ पे चलो। जैसे जडेजा याद किए थे, जो कि अभी CHSL में से पूछा भी गया था, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आखिरी वाली के 11th नंबर की ड्यूटी, जिसको कि बाद में जोड़ा गया था सबसे लास्ट में, किस अमेंडमेंट से, ये आप बताएंगे। इसमें गार्जियंस को ड्यूटी दी गई है कि अपने जो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आप स्कूल भेजिए, ठीक है। What is the duration for which a member of the House of Legislature of a state is without the permission of the House absent from all the meetings thereof the House may declare his seat vacant? सीट वैकेंट कब हो जाएगी, अगर कितने दिन तक एबसेंट रहे तो ध्यान रखना 60 दिनों तक अगर आप एबसेंट रहे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ठीक है, तो आपकी जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल डैश नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, ठीक है। तो सर वैकेशन आपका किस में दिया हुआ है, किसकी आप बात कर रहे हैं? अगर आप सेंटर की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 101 में है, और अगर आप स्टेट की बात करेंगे तो ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो अगर स्टेट की बात करेंगे तो 89 ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 190 हो जाएगा, 89 ऐड करेंगे तो 190 हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये 101 जो है वैकेशन ऑफ सीट की बात करता है कि किन किन केस में सीट वैकेंट हो जाएगी। तो अगर आप मतलब चलो उसको ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, बस ध्यान रखना वैकेशन ऑफ सीट जो है इसमें दिया हुआ है, और ये वाला जो क्लॉज है ये 101 के क्लॉज नंबर 4 में दी हुई है ये चीज़। जैसे कि अगर मान लो कि कोई लोकसभा राज्यसभा दोनों का मेंबर बन गया तो उसको बताना होगा नहीं, तो उसकी राज्यसभा की सीट चली जाएगी। अगर वो क्या बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का मेंबर बन गया और स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर है तो बताना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट वाली सीट चली जाएगी। तो ये कुछ प्रोविजंस है वैकेशन ऑफ सीट के जो आर्टिकल नंबर 101 में लिखे हुए हैं। आर्टिकल नंबर 100 में क्या लिखा हुआ है जरा बताएंगे कमेंट में, 100 में, तब तक इस क्वेश्चन करते हैं। तो रिलीजियस धार्मिक इस तरह से नहीं दिए जा सकते हैं, शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो ये आर्टिकल नंबर 28 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 ये बात करते हैं राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं ये, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम।
जिसमें कि आर्टिकल नंबर 25 में लिखा हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपगेट। आप इंडिविजुअल को इसमें राइट दिया हुआ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, कि आप कैसे भी अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। 26 में दिया हुआ है जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, कि किस तरह से आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार दिया हुआ है। 27 में ये लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लेवी किया जा सकता, लेकिन फ़ीस लगाई जा सकती है। 28 में कि किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जहाँ से गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा हो, यहाँ पे धार्मिक उपबंध नहीं दिए जा सकते हैं। 29 और जो 30 है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 29 और 30 ये बात करते हैं कल्चरल और एजुकेशनल राइट की, यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकारों की बात करते हैं, एजुकेशनल राइट्स। 29 में लिखा हुआ है कि एनी माइनॉरिटी, कोई भी जो माइनॉरिटी, या सॉरी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, नॉट एनी माइनॉरिटी, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन जिसको अपना डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर प्रोटेक्ट करना है तो वो कर सकता है। प्लस कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी का मान लेते हैं कोई इंस्टीट्यूशन है, और उसमें गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है, तो वहाँ पर एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता है किसी को, ये भी इसी में लिखा हुआ है। 30 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकता है कोई भी माइनॉरिटी। रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन बनाने की जो पावर है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी भी माइनॉरिटी के पास ये पावर है कि वो अपना एक इंस्टीट्यूशन बना सकता है, ठीक है। यहाँ पर माइनॉरिटी लिखा हुआ ध्यान रखना, और ये कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है माइनॉरिटी का मतलब क्या है। यहाँ पर माइनॉरिटी नहीं, यहाँ पर एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन है। तो यहाँ पर माइनॉरिटी का मतलब है रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो उनके पास ये है कि वो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है बना सकते हैं, और उसमें अपना जो भी प्रचार काइंड ऑफ या फिर नॉलेज इम्पार्ट करनी है अपने बच्चों को, तो वो कर सकते हैं अपनी जो माइनॉरिटी है, अपने समूह जो उनकी माइनॉरिटी है, अपनी कम्युनिटी के बच्चों को, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन पीछे, आर्टिकल नंबर 100 में लिखा हुआ है कि वोटिंग किस तरह से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वोटिंग के बारे में, चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें वोटिंग के बारे में लिखा हुआ है, वोटिंग, और इसका जो 3rd क्लॉज है उसमें कोरम के बारे में लिखा हुआ है, जो कितनी होती है 10% या फिर 1/10 होती है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। और आर्टिकल 26 के क्लॉजेस भी यार ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी क्लॉजेस पूछ लेता है। जैसे पहले क्लॉज में क्या लिखा हुआ है कि आप जो है कोई भी इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको मैनेज करने की पावर रहेगी आपके पास, ठीक है, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए। दूसरे में लिखा हुआ है कि आप अपने यू कैन मैनेज योर ओन अफेयर्स, यही चीज़ लिखी हुई, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। तीसरे में लिखा हुआ है यू हैव राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। जैसे वक्फ करता है अपना, है ना, कि भाई ओन कर लेता है प्रॉपर्टी को, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ये वक्फ की संपत्ति है, ठीक है। जो चौथा वाला है वो उसमें ये लिखा हुआ है टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी। जो तीसरे में लिखा हुआ है ना कि कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, तो उसको एडमिनिस्टर करने की पावर क्लॉज नंबर डी देता है। कई बार क्लॉज से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज 27th। एज पर आर्टिकल 181 द डैश कैन नॉट प्रिसाइड वाइल द रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। uh, 82 + 89 इज इक्वल टू, आपने कहा था स्टेट में नहीं होता, फिर क्या होता है, क्या नहीं होता है? तरुण सैनी पूछना क्या चाह रहे हो, बताओगे? आपने कहा था स्टेट में नहीं होता है, ये कब कहा? यही तो हमने बोला कि भाई 89 ऐड करना होता है। अच्छा समझ गए। अच्छा तुम 82 आर्टिकल का पूछ रहा हो जो डीलिमिटेशन कमीशन की बात करता है। तो भाई डीलिमिटेशन कमीशन अलग अलग नहीं बैठता है ना, डीलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठता है। और मतलब थोड़ा सा मेरे हिसाब से काम तुम्हें भी कुछ कर लेना चाहिए कि मास्टर से ही सब पूछ रहे हो कि 82 89 में ये नहीं होता तो क्या होता है ना। अगर आप सर्च करोगे तो आ जाता है वैसे गूगल करने से भी, है ना, कि सब चीज़ ये नहीं होता तो ज़रा बताओ फिर क्या होता है, कि हमारी टेस्ट ले रहे हो तुम। बता देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन थोड़ा खुद से भी आप कर ही सकते हैं। खैर 181 तक करिए, हम इनको बता देते हैं। अब 82 में 89 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 9 2 11 8 8 16 17 171। थोड़ी देर पहले ही बताएं अभी कि 168 लेजिस्लेचर के स्टैब्लिशमेंट की बात करता है, 169 लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएशन एबॉलिशन की, 170 लेजिस्लेटिव असेंबली और 171 लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉम्पोजिशन की बात करता है ना। दिमाग भी नहीं लगाना है, गूगल भी नहीं करना है,
सीधा पूछेंगे उठा के। 82 89 वो नहीं होता तो क्या होता है बताओ जल्दी से। एज पर आर्टिकल 181 द डैश कैन नॉट प्रिसाइड वाइल द रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। तो कौन प्रिसाइड नहीं कर सकता है, कौन करता कौन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रिसाइड? स्पीकर करता है। तो अगर इसके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा तो ये प्रिसाइड नहीं कर सकता है। ही विल बी लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस। बेटा नीचे उतर के आके बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है। और उस केस में इसके पास कौन सा वोटिंग का राइट होगा? जो स्पीकर होता है, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी होता है, इसके पास नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे कास्टिंग वोट होता है कि अगर वोट की इक्वालिटी हो गई, मान लो वोट कुछ किसी केस में वोटिंग हुई और इक्वालिटी हो गई वोट की, तो उस केस में इसके पास डिसाइडिंग वोट होता है, ये डिसाइड करेगा। लेकिन अगर इसके रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है तो ये नीचे आके बैठेगा, कास्टिंग वोट चला जाएगा, और जो इन लोगों के पास वोटिंग का राइट होता है, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, वो होगा इसके पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 28, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न्स द पॉपुलेशन सेंसस? तो कौन सा अनुच्छेद है जो पॉपुलेशन सेंसस को गवर्न करता है? तो ये हमारे पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि जो सेंसस वगैरह कंडक्ट करने का पावर है वो हमारा पार्लियामेंट कर सकता है, फर्स्ट इंस्टेंस सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 246 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर होगा, ठीक है, सेकंड 246, ठीक है। पॉपुलेशन सेंसस ये हमारा पार्लियामेंट इसको रेगुलेट करता है, बिकॉज ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है ना। ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड अ टोटल ऑफ 11 सेशंस, 11 सेशंस हुए थे, विथ सिटिंग स्प्रेड ओवर फॉर हाउ मैनी डेज? जो सिटिंग है वो कितने दिन तक टोटल चली थी? 180, 165, 132 या फिर आपका 132। तो 11 सेशंस जो चले थे टोटल आपके 165 दिन चले थे, ठीक है। कमेंट में कोई बताएगा कि जो 11th वाला था वो कब चला था और जो पहला सेशन है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो पहला सेशन तो हमारा स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, और जो 11th सेशन हुआ था ये आपका स्टार्ट हुआ था दिसंबर, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी दिसंबर बोल रहा हूँ, हाँ, फर्स्ट वाला तो 9 दिसंबर 1946 में, और ये वाला ख़त्म हो जाएगा आपका नवंबर 1949 में जाके, ठीक है, नवंबर 1949 में। क्लियर है? पहला सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 या फिर इन शॉर्ट दिसंबर 1946 को, और जो 11th हुआ था वो हुआ था आपका लास्ट, अगर हम बात करेंगे तो 14 से लेकर 26 नवंबर, है ना, 26 नवंबर को ही हुआ था आखिरी सेशन, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले निकल गया है, ठीक है। कुछ सेशन आपसे पूछ लेता है, जैसे पहला वाला पूछ लेता है, 11वां पूछ लेता है और 10वां पूछ लेता है। तो 10वें की अगर बात करेंगे तो ये लगभग अक्टूबर में चला था, 6 से 17 अक्टूबर 1949। बाकी तो सारे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। पहले दिन जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी तो 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्प्रेरी चेयरमैन बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा जी को परमानेंट प्रेसिडेंट हमारे राजेंद्र प्रसाद बने थे। और कमेंट बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था? हु वॉज दी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र? और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के अलावा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली थी कब? फंडामेंटल राइट सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेडेड बाय। तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी किसने हेड की थी? तो फ्लैग ध्यान रखना है 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947। एंथम और सॉन्ग 24 जनवरी 1950। कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप कब ली थी? तो ये ली थी मई 1949, मई 1949 को, ठीक है। फंडामेंटल राइट सब कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको हेड किया था जेबी कृपलानी जी ने। नेहरू जी ने कौन सी कमेटी हेड करी थी जिनके नाम की शुरुआत या तो यूनियन से थी या तो स्टेट से थी? जैसे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, स्टेट्स कमेटी, तो ये सब के हेड कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू, जिसके नाम यूनियन स्टेट से शुरू हो रहे थे। प्रोविंशियल सब कमेटी का हेड कौन था? हु हेडेड द प्रोविंशियल सब कमेटी? हु हेडेड द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। और टोटल कितनी मेजर और माइनर कमिटीज़ थी, जरा ये बताएंगे। स्टीयरिंग कमेटी का हेड कौन था? तो प्रोविंशियल सब कमेटी के तो हमारे
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सरदार पटेल जी थे। प्रोविंसेस से याद किया था हम लोगों ने, प्रोविंसेस को मिलाने का काम किसने किया था? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो धंधा कौन देखता है? मुंशी साहब देखते हैं, ठीक है, तो के मुंशी। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे ये। स्टीयरिंग कमेटी के अलावा एक फ्लैग कोड को लेके कमेटी बनी थी, उसके हेड भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। एक और बता दो, हाउस कमेटी के हेड कौन थे? हु वॉज द हेड ऑफ द हाउस कमिटी? अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट? तो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप 105, 85, 84 या 80। तो ध्यान रखना 8 मेजर कमेटी बनी थी और 13 माइनर कमेटी बनी थी। हाउस कमेटी की अगर बात करेंगे तो पट्टा भी सीता रमैया, ठीक है, जैसे हमने याद किया था इसको रमैया वस्तावैया से, पट्टा भी सीता रमैया, ठीक है। रमैया वस्तावैया में क्या दिखाया गया था? हाउस के बारे में दिखाया गया था, घर के बारे में, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, सर इस क्लास का पीडीएफ क्या आपके ऐप पर अवेलेबल होगा? सत्यकी बैनर्जी जी, इसका ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। इसका पहली बात तो टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा जब मैं करवाऊंगा, ठीक है, पूरा पीपीटी, पूरा आपका पॉलिटी के सारे क्वेश्चन, ज्योग्राफी क्वेश्चन, अब बार बार बता चुका हूँ, ई बुक के फॉर्म में परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप की बात कर रहा है, तो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप किस में दिया हुआ है? आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, 84 में। अब हमें पता है 82 में क्या दिया हुआ है? डिलिमिटेशन कमीशन। 83 में क्या दिया हुआ है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर दिया हुआ है। और 84 में क्या दिया हुआ है? क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अब क्वालिफिकेशन क्या होती है इनकी? तो क्वालिफिकेशन होती है कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपको, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ठीक है, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी मिनिमम 25 साल उम्र होनी चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड ना करते हो, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। 85 में क्या लिखा हुआ है? सेशंस ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है। सेशंस ऑफ 80 तो देखिए डिस्कस कर ही चुके हैं ना, 80 में तो आपका राज्यसभा लिखा हुआ है, तो आई थिंक ये सबको पता होगा। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इसमें लिखा हुआ है। सेशन कितने होते हैं? 3 होते हैं मैक्सिमम, मिनिमम 2 तो होने ही, कंडक्ट करवाने ही पड़ेंगे हर साल, ठीक है। 2 सेशंस तो कंडक्ट करवाने ही पड़ते हैं, विंटर सेशन, मानसून सेशन और बजट सेशन। तो विंटर सेशन आपको पता है अभी कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ है हमारा। मानसून सेशन जुलाई से स्टार्ट होता है आपका, सितंबर तक चलता है। और बजट सेशन होता है आपका, स्टार्ट होता है फ्रॉम दी क्या बोलते हैं, फेब के टाइम से, और चलता है आपका लास्ट अप्रैल तक, सबसे बड़ा सेशन होता है। सेशन के बीच ऑफ पार्लियामेंट के बीच का जो समय उसको रेसेस बोलते हैं। सेशन को समन करने की पावर किसके पास होती है? सेशन को बुलाने की पावर, समन करने की पावर किसके पास होती है? सेशन को प्रोरोग करने की पावर किसके पास होती है? हाउस को एडजॉर्न करने की पावर किसके पास होती है? और हाउस को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास होती है? तो ये चीज़ क्लियर हो गई। 85 105 में क्या दिया हुआ है? 105 में फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट दी हुई है कि जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में, कुछ भी बोल सकते हैं वो, ठीक है। उसके लिए वो कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। समन करने की पावर, प्रोरोग करने की पावर ये देश के राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास। एडजॉर्न प्रेसिडेंट नहीं करता है, ये पीठासीन अधिकारी करता है उस हाउस का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि लोकसभा केस में स्पीकर, राज्यसभा केस में चेयरमैन। डिसॉल्व करने का जो पावर होता है वो भी प्रेसिडेंट के पास होता है, बट डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा ही हो सकता है, ओनली लोकसभा ही डिसॉल्व होता है। राज्यसभा आपका इट्स नॉट सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन, ठीक है। समन का मतलब होता है बुलाना, जैसे जॉइंट सीटिंग को भी बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन उसको प्रिसाइड कौन करता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अगर हम बात करें जॉइंट सीटिंग की तो वो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो करता है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वॉज क्रिएटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ डैश एंड डैश। तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है डैश और डैश के प्रावधानों के तहत बनाया गया है। तो ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 तो होगा ही, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 होगा, ठीक है। और यहाँ पर सिटीजनशिप रूल्स जो 2003, ऑप्शन नंबर 4। सिटीजनशिप कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है और हमारे इंडिया में कौन सा फॉर्म ऑफ सिटीजनशिप है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में दिया हुआ है? कुछ यहाँ मिस तो नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। बिल किसी भी केस में लैप्स नहीं होते हैं, सिर्फ डिसॉल्व के केस में लैप्स होते हैं, और सारे नहीं, कुछ ही बिल लैप्स होते हैं, जैसे कि वो बिल
वो बिल लैप्स नहीं होते हैं जिनमें कि प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग बुलाई हुई होती है, जो दोनों हाउसेस से पास हो गए होते हैं लेकिन प्रेसिडेंट की एसेंट बाकी हुई होती है। वो बिल जो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है और राज्यसभा में ही पड़ा हुआ है, राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ, राज्यसभा में पड़ा हुआ है, वो बिल लैप्स नहीं होते हैं। बाकी सारे तरह के बिल लैप्स हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। और डिज़ोल्व किस उसके तहत होते हैं, तो आर्टिकल नंबर 75 में जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है तो उसके तहत इनको डिज़ोल्व किया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। ठीक है, तो सिटीजनशिप अगर बात करेंगे पार्ट 2 में है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 के बीच में दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप किस आर्टिकल में है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप किस आर्टिकल में है, ये आपको बताना है। तो कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप ध्यान रखना है, 5 से 11 में, 10 में दिया हुआ है। 11 में क्या दिया हुआ है कि भाई लॉ बनाने का काम जो है सिटीजनशिप के प्रोविजंस में लॉ बनाने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, सॉरी, ठीक है ना। और 9th में लिखा हुआ है आपका कि भाई अगर आपने जो है किसी और देश की नागरिकता ली, वॉलंटरली आपने मतलब करी, तो आपकी नागरिकता यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, 9th में लिखा हुआ है। ठीक है, कि आप नागरिकता खो सकते हैं अगर आपने किसी दूसरे देश की ले ली तो। मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन है सर, सही भी किया है हरीश कुमार, अच्छा। विच इंडियन स्टेट्स कैबिनेट अप्रूव्ड दी प्रपोजल फॉर दी रिकमेंडिंग दी इम्पोजिशन ऑफ कुई लैंग्वेज, तो कुई लैंग्वेज है आपकी उड़ीसा की। पिछले भी जो SSC के पेपर्स हुए उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जुलाई 2023 की करंट अफेयर आप देख सकते हैं। ठीक है, उड़ीसा। 34, हाँ तो फिर लगे हाथ ये बता दो 8 शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं। तो हमें पता है कि टोटल 14 लैंग्वेजेस थी ओरिजिनली, अभी कितनी है 22 है, नहीं 22 हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया थ्रू दी अमेंडमेंट, चल जाओ नहीं मार देंगे झापड़। अभी देखो चल नहीं रहा है, देखो क्या हो गया इसको। ठीक है, तो सिंधी बोल रहा है, इसी कलर से लिखो। सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था सबसे पहले। देन हमने किस लैंग्वेज को ऐड किया था, KNM को ऐड किया था, फिर BDSM को जोड़ा था। ठीक है, तो सिंधी को जोड़ा था बाई विच अमेंडमेंट, अब चल जाना नहीं मार देंगे, 71st अमेंडमेंट। ठीक है, KNM कोनकरी, नेपाली और मणिपुरी, इनको जोड़ा था किस अमेंडमेंट से, इनको जोड़ा था, अरे यार ठीक है, इसको जोड़ा था 71st अमेंडमेंट से, और इसको जोड़ा था 92nd अमेंडमेंट से। और जो ओडिया थी उसको जोड़ा नहीं था, उसको हमने क्या किया था, उसका सिर्फ नाम चेंज किया था। ठीक है, उसको सिर्फ हमने नाम चेंज किया था। ठीक है सर, ये क्वेश्चन ठीक है भाई, जिसके भी जिस शिफ्ट में आया हो। ठीक है, तो सिंधी, कोनकरी, नेपाली, मणिपुरी और BDSM, इसको 92nd अमेंडमेंट से, इसको 71st अमेंडमेंट से, और इसको 21st अमेंडमेंट से। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, 21st अमेंडमेंट से, 71st अमेंडमेंट से और 92nd अमेंडमेंट से। ठीक है, इससे इनको सबको जोड़ा गया था, जितने भी हमारे लैंग्वेजेस हैं। तो टोटल 8 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था, और इसमें भोजपुरी नहीं है, ध्यान रखना, इसमें इंग्लिश नहीं है। ये कभी कभी क्वेश्चन रैंडम पूछ लेता है, और बस ठीक। कोई क्वेश्चन छूटा है क्या बीच में, चलो। 34, द मॉडल ऑफ क्वाजाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली का मॉडल किस देश से लिया गया, जर्मनी, कनाडा, UK या फिर ऑस्ट्रेलिया। क्वाजाई फेडरल, अभी पीछे बताया, क्वाजाई फेडरल का मतलब होता है, पहली बात तो क्वाजाई फेडरल बोला किसने था, KC वियरे ने ही क्वाजाई फेडरल बोला था। किसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था। किसने बोला था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो ये हमने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्वाजाई फेडरल का मतलब होता है एक ऐसा फेडरल सिस्टम जहाँ पर स्टेट के पावर हैं तो, लेकिन यूनियन यानी सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। तो सेंटर से, C से सेंटर और C से कनाडा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। बार्गेनिंग बोला था मॉरिस जॉन्स ने। ठीक है, मॉरिस जॉन्स ने बोला था। अगला है व्हाट इज़ द कोरम ऑफ द लोकसभा। तो कोरम यार अभी देख चुके हैं, 1/10 है, 100 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स
डिड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफर इट्स पावर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया? तो किस डेट को पावर ट्रांसफ़र हुआ था? तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर तो हो गया था हमारा 15 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सेकंड। 37th, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी गवर्नर बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस विल मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ। तो शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल को। तो प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? CJI। तो गवर्नर को कौन दिलाएगा? गवर्नर को दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं माना जाता? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। कल्चर मतलब फोर्ट से हमने याद किया था 51A क्लॉज F। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्ट और अपहोल्ड करने की बात कहीं नहीं है। सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी C में है। साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म H में है। सर 159 में है उसका आर्टिकल, ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका जो आर्टिकल है गवर्नर की ओथ का, ठीक है, ओथ का आर्टिकल है 159। 158 में देखा था कंडीशन दी हुई है, शर्तें दी हुई हैं, 159 में ओथ। ठीक है, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तब प्रधानमंत्री कौन था? वैसे तो प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी, जब 42nd अमेंडमेंट करके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, लेकिन 10 की बात नहीं हो रही, 11वीं की बात हो रही है। 11वीं को जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट करके 2002 में जो हुआ था, जिसमें कि गार्जियंस को ड्यूटी दी गई थी कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करिए। इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के टेन्योर में ऐड करवाया गया था। ठीक है, और बाकी की जो पहले 10 हुई थी वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुई थी। 1976 अमेंडमेंट इन्हीं के टाइम पे हुआ था ना, इसलिए। 40th, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इन अ स्टेट? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य में मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चीफ सेक्रेटरी या फिर स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? काउंसिल ऑफ स्टेट के मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? हेड होता है चीफ मिनिस्टर, तो वही करेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो स्टेट के केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है हमारा चीफ मिनिस्टर, और वही होता है हेड ऑफ द स्टेट, मतलब रियल हेड, मतलब जिसके पास रियल पावर होती है। ठीक है, डी फैक्टो हेड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि डायरकी कहाँ पर आई थी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी मैंने बैच में ये वाला टॉपिक अभी नहीं करवाया, एक्ट वाला, अभी इसी वीक में मैं करवा दूंगा फ्री होके, ठीक है, किसी दिन। वैसे पिछले बैच में तो करवाई था 2.0 वगैरह में, और इसमें भी होगा ही। तो डायरकी की अगर बात करेंगे तो ये प्रोविंसेस में आया था। इससे इसको और किस नाम से जानते हैं? मोंटेग्यू चेल्फोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1909 का जो एक्ट है इसको मॉरले-मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका ध्यान रखना इंडियन काउंसिल एक्ट होगा, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट। ये गलत दिया हुआ है, मतलब टाइपो नहीं है, एसएससी ने लिखा ही गलत है। क्यों लिखा गलत है मैं बताता हूँ आपको। अभी CGL के पेपर में ही उसने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किसको मॉरले-मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, और ऑप्शन में रखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और एक रखा था इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, और उसमें आंसर क्या था? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, जो कि सही भी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अब यहाँ पे दे दिया है ना, लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट को तो यही लगेगा सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं तो ये भी 1909 ही होता है। ठीक है, और कभी कभी मेरे मुँह से भी गलती से निकल जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, लेकिन वो होता इंडियन काउंसिल एक्ट है, ध्यान रखिएगा, जिसको मॉरले-मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। ठीक, 1935 का जो एक्ट है इसने क्या किया था? इसने इस डायरकी को जो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया था 1919 वाले ने, इसको ख़त्म कर दिया था। इट रिमूव्ड और एबॉलिश्ड द प्रोविंशियल डायरकी। ठीक है, प्रोविंसेस से डायरकी को हटा के इसने किसको डायरकी दे दी थी? इसने डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी थी सेंटर में। ठीक है, सेंटर को डायरकी दे दी थी, और प्रोविंसेस को बाई कैमरल लेजिस्लेचर दे दिया था। इसने क्या दिया था? इसने सेंटर को बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिया था, यानी कि उल्टा कर दिया था दोनों ने। 1919 और मतलब 1935 वाले ने उल्टा कर दिया था जो 1919 ने किया था। ठीक है, क्लियर है? और 1919 वाले ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो प्रथा, जो 1909 वाले ने शुरू करी थी, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, पृथक निर्वाचन,
उसको और एक्सटेंड किया, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, विमेन, इन सबको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था इसने। 1935 ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी जो कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया। इसने एक जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया था इसी ने देश का फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया था, है ना, फेडरल कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ था 1937 1937 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन इसी अधिनियम के थ्रू इस्टेब्लिश होता है वो जाके, ठीक है। 42, which of the following reports is considered as a piecemeal effort to provide resilience to the successful working of federal system? तो भाई कौन सी कमिटी बनाई गई थी फेडरल सिस्टम ताकि स्मूथली वर्क करे इसके लिए? तो ऑप्शंस आपके हैं सरकारिया कमीशन, कोठारी, ठक्कर या फिर कपूर कमीशन। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरकारिया कमीशन, जो 1983 में बनती है सेंटर और स्टेट के रिलेशन को लेकर, ठीक है, 1983 में 1983। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंटर स्टेट काउंसिल को भी स्टैब्लिश किया गया अंडर आर्टिकल नंबर 263, जिसका कि चेयरमैन कौन होता है? प्रेसिडेंट स्टैब्लिश करता है इसको, प्रेसिडेंट सेटअप करता है इंटर स्टेट काउंसिल को, अंतर्राज्यीय परिषद को, लेकिन चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री, ठीक। 43, एज पर आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी एडवाइस टेंडर्ड बाई मिनिस्टर्स टू द डैश शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन टू एनी कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में के अनुसार मंत्रियों द्वारा डैश को दी गई किसी भी सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। तो ठीक है, तो एडवाइस किसको देते हैं ये लोग? ये स्टेट की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है, मतलब गवर्नर, क्योंकि आर्टिकल नंबर 74 के तहत प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पार्लियामेंट, और इसमें 89 ऐड कर देंगे 163, तो यहाँ पर स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे गवर्नर को, और वो किसी कोर्ट में इंक्वायर नहीं हो सकता कि भाई क्या एडवाइस दी है। Which article of the Constitution of India specifically addresses the qualifications for the office of president? तो प्रेसिडेंट जो कि हमारा पार्ट नंबर 5 में मेंशन्ड है, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 के बारे में, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे याद करते हैं इसके आर्टिकल्स को? तो ऐसे याद करते हैं कि प्रेम, ट्रैकिंग पे चलना है इसलिए कम इन टाइम, ठीक है, कम इन टाइम, ठीक है। ये 52 है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव का, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, ठीक है। इलेक्शन दिया हुआ है, इलेक्शन का मतलब है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या है, मतलब कौन इसके इलेक्शन में हिस्सा लेगा। इसमें मैनर ऑफ इलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज दिया हुआ है, इसमें मैनर ऑफ इलेक्शन दिया हुआ है, इसमें टर्म ऑफ ऑफिस दिया हुआ 5 साल का होता है, इसमें क्या दिया हुआ है? एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स एलिजिबल होता है इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट बनने के लिए, अनलाइक इन यूएसए जहाँ पे कोई मैक्सिमम 2 बार बन सकता है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, ठीक है, 58 खत्म। फिर आगे ये क्या है? कंडीशन, शर्तें दी हुई हैं। ये क्या है? ओथ यानी शपथ दी हुई है 60 में। ये क्या है? इम्पीचमेंट यानी महाभियोग दिया हुआ है जो वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड में हटाया जाता है, और टाइम टू फिल दी वैकेंसी दिया हुआ है इसमें। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आता है इसके? प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में तो इलेक्टेड एमपीज और एमएलएज आते हैं, ठीक है, यानी कि इसके इलेक्शन में इलेक्टेड लोग ही हिस्सा लेते हैं, नॉमिनेटेड यानी नामित सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, और सांसद और विधायक दोनों लोग आते हैं। लेकिन जब महाभियोग की बात आती है तो ऑल एमपीज, सभी सांसद, यानी कि इसमें इलेक्टेड भी होंगे, नॉमिनेटेड भी होंगे इसके रिमूवल में, लेकिन इलेक्शन में नॉमिनेटेड वाले नहीं होते हैं। 45, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है। चलो, तो एनिमल हस्बेंड्री 48 होगा, ठीक है। 47 में क्या दिया हुआ है? 47 में दिया हुआ है कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक डीपीएसपी आपको पता है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, और इंटॉक्सिकेंट जो दारू वगैरह है, इंटॉक्सिकेंट, इसके कंजम्पशन को क्या करना है? प्रोहिबिट करना है इसके कंजम्पशन को, ठीक है। 46 में की अगर बात करेंगे, 46 की, तो इसमें लिखा हुआ है कि एससीज और एसटीज जो दलित्स हैं हमारे, उनका मतलब एक तरह से उनके इम्प्रूवमेंट, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। 45 में लिखा हुआ है अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी केयर करनी है, उनकी केयर करनी जो आंगनवाड़ी के थ्रू हमारा स्टेट करता है। तो 48 में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में लिखा हुआ है। 44 बता दीजिए, ठीक है, वैसे तो आगे हैं आर्टिकल्स मेरे हिसाब से। अ पार्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट सिक्योर्स एटलीस्ट हाउ मेनी
percent of the total votes in the general elections to the Lok Sabha of or Legislative Assembly in 4 or more states, in addition to winning the 4 Lok Sabha seat, is called a national party. ओम इग्नोराय नमः. अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड केयर बिल्कुल सही है 45 में. 46 का आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6%. कहाँ भाई? ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, 6%. 6% वोट सिक्योर करने होते हैं. और लेजिस्लेटिव असेंबली की जब इलेक्शन हो तो 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में, एटलीस्ट 4 राज्यों में आप वहाँ से सीट निकाले हो, तभी आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, नेशनल पार्टी का. 47. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन? यूएसए से हमने क्या चीज़ लिया है? विच प्रोविजन इज टेकन फ्रॉम द यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन? रिमूवल, येस. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, नो. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया है? यूके से, तो प्रिविलेजेस भी यूके से लिया होगा. प्रेरोगेटिव राइट्स भी यूके से लिया है. कैबिनेट सिस्टम भी हमने काइंड ऑफ यूके से लिया. आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. रिमूवल ऑफ जजेस हो, चाहे रिमूवल ऑफ हमारा प्रेसिडेंट हो, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, फंडामेंटल राइट्स हो, ये सब हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. ठीक है, अगला है 48. विच ऑफ द फॉलोइंग, और यही नहीं, अभी और सुनिए. यूएसए से हमने और क्या लिया है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता. जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक समीक्षा, ये भी लिया है. 48. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्फसाइजेस द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये 43A में है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4. पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. कमेंट में बताएंगे कि 40 में क्या है, 41 में क्या है, 42 में क्या है, 43 में क्या है. तो भाई एक LDC था जो पंचायत में काम करता था, इस तरह से याद, LDC था जो PHC में काम करता था, पब्लिक हेल्थ सेंटर में. तो उसने क्या किया? सबसे पहले तो फ्री लीगल एड दिया पुअर को. ठीक है, ये LDC PHC 39 में है. ठीक है, याद आ रहा होगा आपको. 39A में क्या? फ्री लीगल एड टू द पुअर है. 40 में क्या है? पंचायत. 41 में क्या है? राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस. 42 में क्या है? जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ. 43 में क्या है? क्या है 43 में? इसमें है आपका लिविंग वेज. ठीक है, इतना भत्ता मिलना चाहिए जिससे कि, एक सेकंड रुकिएगा. हेलो, ठीक है, तो लिविंग वेज जो है 43 में, ठीक है, 43A में तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. और 44 पीछे पूछा था, उसमें आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता. 45, 46, 47, 48 तो देख ही चुके हैं. ठीक है, 49 पे आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल अभी बताया था पीछे, फेडरल कोड 1935. ठीक है, 1773 से क्या किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करने की बात कही गई थी. कहाँ पर? कलकत्ता में. ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ सही लिखा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909. ये सही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919. ये वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन काउंसिल एक्ट. ठीक है, एंड द 50th क्वेश्चन. ठीक है, हाफ सेंचुरी लगा रहे हैं हम लोग. ठीक है, सभी लोग अपने बैट उठा के ऑडियंस को दिखा देंगे. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंसिडर एज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री बट दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाई एनी कोर्ट. दिस कॉन्सेप्ट इज मैंशनड इन विच आर्टिकल? ये एनफोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में. देखो यहाँ पर सही लिखा है, नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. ये 37 में लिखा हुआ है. 36 में क्या लिखा हुआ है? स्टेट की डेफिनेशन जो कि आर्टिकल 12 में, वो यहाँ पर भी होगी. 37 में ये नॉन जस्टिसिएबल है. भाई एनफोर्सिएबल इन एनी कोर्ट का मतलब ही होता है जस्टिसिएबल. ठीक है, 32 में रिट है. 38 में क्या है? 38 में एक तो वेलफेयर स्टेट बनाने की बात कही गई यहाँ पर. ठीक है, वेलफेयर स्टेट बनाना है स्टेट को, और टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी. इस पर्टिकुलर प्रोविजन को किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया है? टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी. वेलफेयर स्टेट बनाने की बात कहते हैं. प्लस जो हमारे DPSP हैं, जो कि पार्ट नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 में है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं.
तो ये जो डीपीएसपी है, वेलफेयर स्टेट, लोक हितकारी राज्य बनाने की ये मांग मतलब की बात करते हैं। और एक चीज़ और इनके रिगार्डिंग जो आपको याद रखना है डीपीएसपी, कि ये रिजेंबल करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एज कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऐसा अंबेडकर जी ने बोला था हमें, ठीक है। और ये 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 38th आर्टिकल में, ये जो प्रोविजन है टू मिनिमाइज इनकम इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। डीपीएसपी जो है कराची रेजोल्यूशन से जो है रिजेंबल करती हैं। कराची रेजोल्यूशन में जो फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन लिया गया था। और डीपीएसपी ध्यान रखना, ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाने की बात करती हैं। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। तो पहले तो ये बताओ 50 में कितना स्कोर किया, तब आगे बढ़ेंगे। अब 50 में कितना स्कोर किया आप लोगों ने, 50 में कितना स्कोर है, जल्दी से बताइए। 22 सही हुए। "43 ए कॉटेज इंडस्ट्रीज भी है, यस। 43 ए क्या, एक सेकेंड 43 बी में ध्यान रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बोल रहे हो आप, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी 43 बी में है। फोर्टी 49 आए हैं, ओके। जोया अजय 15, आशीष 35, इट्स योर स्टूपिड 42, मिस्टर सोनू 49, संगीता पांडा 40, आयुष अग्रवाल 20, 29 ऋचा तिवारी, नोविस सड्डा 23, अंशुल 44, साक्षी 46, कुशाग्र कौशल 34 सही हुए हैं, 31, 35, 30, अच्छा सही है। 40 तक मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। 35 प्लस ओनली 10, कोई नहीं, जितने भी हुए हैं ठीक है, एफर्ट मारते रहो। और मतलब जेन्युइनली बताया करो, ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी है ना कि हमें पता नहीं चलेगा, कुछ भी बोल देंगे, तो ये सब मत किया करो, है ना, सब पता चल जाता है। चलो, तो 40 में क्या था, क्या देखना है इसमें? हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ही होगा इसमें, क्या देखना है, ठीक है। 51, तो सभी का अच्छा स्कोर है, ठीक है। जितना जो भी स्कोर है अच्छा ही स्कोर है लेकिन इम्प्रूवमेंट करना है आपको। किसी का ऐसा तो होगा नहीं कि 50 आउट ऑफ 50 मारा, यानी देर इज़ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, तो फिर इम्प्रूव करिए, ठीक है। चलो अगले 50 करते हैं। आज कितने क्वेश्चंस कराओगे? पूरे ही कराएंगे, 154 आए हैं। तुम्हें पता है हम लाइक मास्टर गोगो, आया हूँ तो लेके जाऊँगा। क्या क्वेश्चंस? Who among the following elects the presiding officer of the विधान सभा इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में विधानसभा के पीठासीन अधिकारी का चुनाव करते हैं? अब तो आसान होंगे ना, क्योंकि सब डिफ़िकल्ट से इजी के ऑर्डर में थे। तो शुरू के 50 डिफ़िकल्ट थे, अब तो आसान है, तुरंत हो जाएंगे। तो हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द विधानसभा? तो विधानसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन चुनता है? तो जैसे लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा के मेंबर्स ही आपस में चुन लेते हैं, वैसे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो वहाँ के मेंबर्स ही चुन लेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस? तो हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट का इसमें प्रोविजन किस में दिया हुआ है? 252, 202, 217 या फिर 119? तो 214 से लेके 231 के बीच में दिया हुआ है हाई कोर्ट के बारे में। ये तो होने से रहा, ये तो होने से रहा, ये तो होने से रहा, तो कौन कोने से रहा? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। आराम से देख रहे हैं, ये फ़ायदा होता है अगर आपको वो ब्रैकेट याद है। डीपीएसपी आर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम गांधीयन फिलॉसफी। डीपीएसपी को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक तो सोशलिस्टिक डीपीएसपी, ये हम कैटेगराइज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कैटेगराइजेशन नहीं है, ठीक है। गांधीयन डीपीएसपी और लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपी, ठीक है। 54th, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से किसे सरकार का मुखिया कहा जाता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डी फैक्टो हेड, रियल हेड,
है ना, रियल हेड यही होते हैं, लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। ये तो डी जीरे होते हैं, नाम के होते हैं, नॉमिनल होते हैं, टाइटलर हेड होते हैं बस ये तो, ठीक है। 55, विच हाउस इज कंसिडर्ड एज द लोअर हाउस इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो भाई जैसे कि हमारा लोकसभा होता है वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। नॉट अ सेलियंट फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से सेलियंट फीचर कौन सा नहीं है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कौन सा, जल्दी से, और फिर मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पूरा आपको रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, नॉट अ सेलियंट फीचर, ठीक है, नॉट अ सेलियंट फीचर, ओके ओके ओके। क्या हो गया भाई, इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। और कौन सा आवाज़ नहीं आ रही स्पीकर पर, क्या भी, क्या कौन सा नॉइज़ आ रहा है? कोई नॉइज़ आ रहा है क्या इसमें? किसे कॉल कर रहे हैं? मुंह मत खोलो बस तुम। नॉट अ सेलियंट फीचर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, तो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। यस, इट इज़ अ सेलियंट फीचर। देर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन एफआर एंड फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोथ सिविक एंड मॉरल इन नेचर, दे आर एनफोर्सिएबल बाई लॉ एंड कैन बी चैलेंज्ड। वॉइस नॉइज, कौन सा नॉइज़ आ रहा है भाई बैकग्राउंड में? ठीक है, दे आर एनफोर्सिबल बाई लॉ एंड कैन बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। दे आर एनफोर्सिबल बाई लॉ, ये बात सही है, लेकिन इनको चैलेंज किया जा सकता है किसी कोर्ट में, ये बात गलत है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, और ये आपकी सिविक और मॉरल दोनों नेचर की होती हैं, ठीक है, सिविक और मॉरल दोनों होती हैं, तो ठीक है। चलो, और डिफरेंस क्या है कि ये हमारी जो है जस्टिसेबल है, बट फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिसेबल नहीं है। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन, ठीक है, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान, और कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, और फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है आपका फ्रांस। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, कौन सा गलत मैच है आपका, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? रूल ऑफ लॉ का ब्रिटेन का है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय जापान का है, कॉन्करेंट लिस्ट पे ऑस्ट्रेलिया का है, लेकिन फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये हमने फ्रांस से नहीं लिया है। फ्रांस से हमने क्या लिया और प्रेसिडेंट का फंक्शन कहाँ से लिया है? तो ये तो हमने यूएस से लिया है, और फ्रांस से अगर बात करेंगे तो हमने क्या लिया है? लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, और फ्रैटर्निटी प्लस रिपब्लिक, ठीक है। जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है, रिपब्लिक के प्रिंसिपल्स है, ये हमने लिए हैं। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और रिपब्लिक ये लिया है। लिबर्टी हमारे प्रियम्बल में कितने टाइप की दी हुई है? इक्वालिटी कितने टाइप की? फ्रैटर्निटी जल्दी से बताएंगे कमेंट में। तो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रैटर्निटी सिर्फ एक तरह की दी हुई है, और रिपब्लिक तो भाई वो भी एक ही तरह का है, सच कुछ में नहीं है, ठीक है। चलो कमेंट में ये बताओ जल्दी से कि जो प्रियम्बल है उसमें कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं और कौन कौन से वर्ड्स को हमने अमेंडमेंट से जोड़ा ऐड किया है। द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंक्रीज टू हाउ मेनी जजेस एज ऑफ 13 Feb 2023। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी?
सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी? तो सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी वो थी 8 मेंबर की, 1+7, ठीक है। एक CJI और 7 अदर जजेस, ये लिखा हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई एक CJI होगा और 7 अदर जजेस होंगे, ये लिखा हुआ था उसमें। और ये लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट जो है धीरे धीरे अपने हिसाब से स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, पार्लियामेंट स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, ठीक है। एंड देन स्ट्रेंथ बढ़ते 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 अभी कितने पे आ चुकी है? 34 पे, 1+33, यानी एक CJI होगा और 33 अदर जजेस होंगे। प्रियम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, वह है 42nd अमेंडमेंट। हमने 3 वर्ड्स को जोड़ा था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी को, ठीक है। यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं, पहली विमेन जज ऑफ हाई कोर्ट, पहली विमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, पहली विमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन दी स्टेट लेजिस्लेचर विच हाउस इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, कौन स्टेट आपका डिसॉल्व हो जाएगा? तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है लोकसभा की तरह डिसॉल्व हो सकती है। काउंसिल जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये अब डिसॉल्व तो नहीं हो सकती लेकिन अबॉलिश हो सकती है। वो हमने देखा था आर्टिकल नंबर 169 में कि कौन क्रिएट और अबॉलिश कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती है, वैसे ये डिसॉल्व नहीं हो सकती है। लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा की तरह डिसॉल्व हो सकती है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो पहली विमेन जज एना चांडी केरल हाई कोर्ट की, विमेन चीफ जस्टिस लीला सेठ हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की, पहली विमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो वो हमारी फातिमा बीवी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स अ की फीचर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट ग्रांट्स द राइट टू वोट टू सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये आपका क्या बात कर रहा है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स अ की फीचर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट ग्रांट्स द राइट टू वोट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 326, फोर्थ। कैसे इसको कर सकते हैं? आपको पता है कि जो हमारा पार्ट नंबर 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसकी बात करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसी में दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 के बीच में इसके आर्टिकल्स दिए हुए हैं। जैसे 324 में क्या दिया हुआ है? सुप्रिटेंडेंस दी हुई है कि सुप्रिटेंडेंस इलेक्शन को लेके किसकी होती है, किसके इलेक्शन की? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के इलेक्शन करवाने का जिम्मा जो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। तो वो 324 में लिखा हुआ है। उसी तरह तो आप ब्रैकेट अगर आपको पता है ना, तो आप अगेन एलिमिनेशन से आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये वोटिंग एज किस अमेंडमेंट से डिक्रीज हुई थी बताएंगे? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिक्रीज दी वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18? 21 से 18 किस अमेंडमेंट ने करी थी एज? ये था आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988, जो एनफोर्स हुआ था, लागू हुआ था 1989 में, जिसकी वजह से पहली बार 1989 में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी बना था। पहले सिंगल मेंबर्ड बॉडी हुआ करता था, और आज भी 3 इसमें सदस्य होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। एंड यू शुड नो दिस कि पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वो सुकुमार सेन थे पहले, और अभी कौन है? राजीव कुमार है। पहले थे सुकुमार सेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और दैट इज 61। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस इन द एब्सेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये क्वेश्चन भी अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, किस तरह से कि आर्टिकल्स देखे थे उसमें, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 कंट्रीज़ को एक सीट ऑफर करी है, तो उसमें से जो ये है आपका, ये तो सैलरी है, ये एक्टिंग CJI, यानी 124, 25, 26 आर्टिकल में, 126 में। और ये अपॉइंट कर सकता है CJI किसकी रिकमेंडेशन लेकर? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेकर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द गोल्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? तो भाई टू प्रिजर्व, चेरिश, करेज, रिस्पेक्ट, ठीक है। टू प्रिजर्व भी है, चेरिश भी है, रिस्पेक्ट भी है, करेज नहीं है, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू द गोल्स। तो इसमें करेज करके कोई गोल नहीं है, ध्यान रखना। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, टू चेरिश द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द फ्रीडम, है ना, स्ट्रगल, और रिस्पेक्ट करना है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके आइडियल्स की, नेशनल एंथम की, वो लिखा हुआ है। करेज करके सच कुछ कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, तो करेज नहीं होगा। 63rd, हाउ मेनी, कितनी ड्यूटीज़ वर एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976? तो 42nd अमेंडमेंट से टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था आर्टिकल नंबर 51A में, ठीक है। आर्टिकल 51 पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A में, पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, कितनी ड्यूटीज़? 10 ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी, ठीक है। किसकी सरकार थी उस समय? इंदिरा गांधी जी की। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऐड करी गई थी ये सारी इनको ड्यूटीज़ को? तो सरदार
स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर इनको ऐड किया गया था। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़? 10, ठीक है। और ये कमेटी बनी कब थी? 1976 में बनी थी। इसने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने के लिए रिकमेंड किया था। इसने ये भी बोला था कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। दूसरा इसने बोला था कि टैक्स भरना भी एक ड्यूटी होनी चाहिए। एक तो पनिशमेंट पनिश करो भाई जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, टैक्स भरना एक ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि ऐड नहीं करी गई थी। और कोई एक और बता सकता है तीसरी वाली वो क्या? मैंने आपको बताई थी जिसको सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था लेकिन उसको भी ऐड नहीं किया गया था। तो 8 बोली थी जिसमें कि इन 3 को ऐड नहीं किया गया था और टोटल ऐड करी गई थी 10 42nd अमेंडमेंट से, ठीक है। और जस्टिस वर्मा कमेटी भी ध्यान रखना, कंफ्यूज मत करना। जस्टिस वर्मा कमेटी ने यह बोला था कि बच्चों को किस तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिखाई जा सकती हैं, कहाँ पर? स्कूल्स में। प्लस इसने कुछ लीगल प्रोविजंस बताए थे जिससे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स किया जा सकता है, जैसे कि प्रिवेंशन टू इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971, जिसके तहत अगर कोई नेशनल एंथम और फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। सर प्लीज़ इलैबोरेट अबाउट द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी। क्या भाई इलैबोरेट करना है? क्या इलैबोरेट करना है? चलो, ठीक है। तो जस्टिस और ये बोला था, ठीक है, ये एक बताया था एक्ट आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, आईपीसी हो गया। इन सब लीगल प्रोविजंस को उसने बताया था कि कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लॉ के थ्रू एनफोर्स किया जा सकता है। और हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बोरो किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन एन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन? तो कौन सा आर्टिकल अपने आप सस्पेंड हो जाता है? देखिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिए अगर आप बता सकें तो? 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो कभी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूँ। 2 ऐसे फंडामेंटल राइट है जो कभी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट से दो आर्टिकल डील करते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, 358 और 359। 358 आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो हमें 6 राइट प्रोवाइडेड है, जिनको सामरों से याद करते हैं हम लोग, वो सस्पेंड हो जाते हैं अपने आप। और बाकी के जो फंडामेंटल राइट हैं वो आर्टिकल नंबर 359 के तहत सस्पेंड होते हैं। कैसे? प्रेसिडेंट अपने एक ऑर्डर पास करेगा तब जाके सस्पेंड होते हैं। एक्चुअल में वो सस्पेंड भी नहीं होते हैं, लेकिन उसके मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ कि सस्पेंड नहीं होते तो फिर क्या होता है। एक्चुअल में राइट टू मूव द कोर्ट सस्पेंड होता है। तो अपने ऑर्डर में जो फंडामेंटल राइट को लिख के देगा वही सिर्फ सस्पेंड होंगे, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली 19 को सस्पेंड कर देता है। और ये हमने जर्मनी का जो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी। और आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो 6 राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं हो सकते हैं अगर इमरजेंसी लगी है किस ग्राउंड में? आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड में, ठीक है। और हमारे आर्टिकल नंबर 20 और 21 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं ये कभी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 20 की इसकी बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस, जिसमें कि 3 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज नो एक्सपोज फैक्टो लॉ बताता है, दूसरा क्लॉज हमें नो डबल जियोपार्डी बताता है, और तीसरा बताता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड 19, ठीक है। 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है इसमें। 35 आर्टिकल में क्या है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकता है फंडामेंटल राइट्स को लेके, मौलिक अधिकारों को लेके सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, नॉट दी स्टेट लेजिस्लेचर। 32 आपको पता है, 19 भी आपको पता है, ठीक है, क्लियर है। और नेशनल इमरजेंसी हमारी किस ग्राउंड में, मतलब किस आर्टिकल में दी हुई है, किस ग्राउंड में लगती है ये बता दीजिए। प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल में है? फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल नंबर 352 अनुच्छेद 352 में है। आपका वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, कौन कौन से ग्राउंड में लगती है? वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, और क्या हो गया? और हो गया आर्म्ड रेबेलियन। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन उसको हमने 44th अमेंडमेंट से रिप्लेस कर दिया, हटा के आर्म्ड रेबेलियन जोड़ दिया। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360, आज तक एक बार भी नहीं लगी है।
ठीक है, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल सबसे ज़्यादा बार लगा है 10 बार, यूपी में 9 बार, और नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। कब? 1962 में, जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था, 1971 में पाकिस्तान के साथ, और 1975 में किसी के साथ युद्ध नहीं हुआ था, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में लगाई गई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। और जब ये लगाई गई थी तो प्रेसिडेंट कौन था ये बता दो जरा। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, तो ये देखा था हमने, ये देखा था हम लोगों ने 75 1A में, ठीक है, तो 15% होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। और ये जब इमरजेंसी लगी थी तो फ़खरुद्दीन अली अहमद ये प्रेसिडेंट थे। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एडेड बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 97th अमेंडमेंट देखते ही क्या मारना है, सीधे कोऑपरेटिव सोसाइटी। 2011 में हुआ था अमेंडमेंट, और 97th देखते ही सीधे कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी ने क्या ऐड किया था, इसी ने पार्ट नंबर 9B कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, ठीक है। आर्टिकल नंबर 243ZH से लेके 243ZT तक दिया हुआ है। आर्टिकल 43B एक DPSP भी जोड़ी थी, प्लस 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 19 में 19 क्लॉज 1 में पता है ना सामरो दिया है। सामरो में क्या, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल, एसोसिएशन। तो इसी में जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C है, इसी में राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ने का काम जो है 97th अमेंडमेंट ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की आकस्मिकता निधि का विशेषता नहीं है। तो ये आर्टिकल 267 में है, बात बिल्कुल सही है। कंसोलिडेटेड जो फंड है वो 266 में है और कंटिजेंसी फंड 267 में है। ये प्रेसिडेंट के बिहाफ में इशू किया जाता है, ये भी सही है। जो कंसोलिडेटेड फंड है वो पार्लियामेंट के हाथ में होता है, उससे अगर सरकार को पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रोप्रिएशन बिल पास करना होगा वो आर्टिकल 114 के तहत। लेकिन कंटिजेंसी फंड क्या होता है, ये इमरजेंसी के लिए पैसा रखा जाता है और राष्ट्रपति के हाथ में होता है ये, ठीक है। इट इज़ फॉर इमरजेंसीज। अलाउंस एंड एमोल्यूमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर चार्ज अंडर इट, नो दे आर चार्ज अंडर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। याद है ना आपको, मैंने पढ़ाया था आपको कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो होते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर और एक होते हैं एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं यहाँ से सैलरी और अलाउंस वगैरह निकलता है, चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, जजेस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट हो, उन सबका यहीं से सैलरी चार्ज होता है। और ये नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट होता है। बजट किस आर्टिकल में लिखा हुआ है जरा बताइए, बजट वर्ड किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? नॉन वोटेबल होता है, यानी कि इसमें तुरंत ऐसे ही बिना डिस्कशन वोटिंग के पास कर दिया जाता है। वोटिंग सिर्फ इसमें होती है और वो भी सिर्फ लोकसभा में ही हो सकती है, राज्यसभा सिर्फ डिस्कशन कर सकता है। बजट वर्ड कहीं भी आर्टिकल में कहीं भी कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 112 बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, जो इनडायरेक्टली उसी को हम बजट बोलते हैं, ठीक है, जो काइंड ऑफ मनी बिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड। तो 11वीं जो मौलिक कर्तव्य उसको किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो इसको हमने 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 से जोड़ा था। इसी से हमने आर्टिकल नंबर 21A के तहत प्राइमरी एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया था, आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया था और 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया था। 69th विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द फॉलोइंग, DPSP आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉस। तो कौन सा आर्टिकल बोलता है कि ये मतलब फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 37 जो ये बोलता है कि ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन स्टेट को स्ट्राइव करना है कि भाई इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे वो। 40 तो पंचायत है, 30 का तो लेना देना DPSP से है ही नहीं, 30 का लेना देना तो अभी देखा था माइनॉरिटी से, 35 का पार्लियामेंट लॉ बना सकता है फंडामेंटल राइट को लेके, ठीक है, ये हमने देखा था। चलो भाई, बारात का साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में, तुमको बैकग्राउंड के साउंड से पूरा लेना देना भैया। बगल में कहीं भी घर के आसपास अखंड रामायण भी तो हो सकती है, कुछ प्रोग्राम भी तो हो सकता है, आप सबको रोकेंगे जाके कि भाई बारात का साउंड मत बजाओ हैं? उतनी देर से इसी यही लिखे पड़े हैं SSC लाइव टेस्ट, बारात का साउंड आ रहा है, बारात का साउंड आ रहा है, तो नाच लो, बारात का साउंड आ रहा है तो हैं, खड़े हो नाचो जाके, एंजॉय करो बारात को। बाई कैमरल 2 हाउसेज स्टेट लेजिस्लेचर, तो बाई कैमरल कहाँ पे है? कबूतम।
विच एग्जीक्यूटिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन इंडिया, भारत में कौन सा कार्यकारी प्रणाली मौजूद है? कॉलेजिएट सिस्टम, पार्लियामेंट्री, बोथ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। तो भैया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में। ये कॉलेजिएट सिस्टम क्या होता है ना, तुमको एक रील मिलेगी कितने बजे मिलेगी? 5 बजे। कॉलेजिएट सिस्टम पे देखना जरूर, देखो कि नहीं देखोगे बताओ? मज़ा आ जाएगा देख के, एकदम सही बता रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। 5 बजे मिलेगी एकदम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? डिवीजन ऑफ पावर, सिंगल सिटीजनशिप, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, बाईकैमलिज्म। अब यहाँ यूनिटरी फीचर पूछा, बाईकैमलिज्म देख चुके हैं, फेडरल फीचर होता है, ठीक है। कैसा मजा, वो बेटा मजा तो देख के ही पता चलेगा ना तुम्हें, हैं कैसा मजा बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं तो देखनी पड़ेगी। हाँ, तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ये भी फेडरल फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप ये यूनिटरी फीचर है। डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, ये भी फेडरल फीचर है, ठीक है। तो फेडरल और यूनिटरी फीचर ढंग से देख लेना, ठीक है। नोट से पढ़ रहे हो, हैंडरिटन नोट्स लिए, माइंड मैप से पढ़ रहे हो, जहाँ से पढ़ रहे हो, बैच में हो तो मैंने डीएल में करवाई है, बैच नहीं है तो माइंड मैप सब में मैंने करवा रखा है, अच्छे से देख लेना। देख रहे हो क्वेश्चन आए हैं एमटीएस में, जिनका आगे एग्जाम है खासकर उनको। सर हमको मज़ा ही चाहिए। अच्छा, रील मिलेगी बारात ख़त्म होने के बाद, रील मिलेगी बेटा। एसएससी लाइव टेस्ट तुम सुधर जाओ, ठीक है, ये तुम्हारी बारात निकाल देंगे अभी हम आके वहीं पे। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन कम अंडर विच आर्टिकल? तो 36, तो ये तो स्टेट को डिफाइन करता है। 66, 56 और 46 शेड्यूल ट्राइब की भाई बात ऑप्शन नंबर 4 करेगा। 56 तो प्रेसिडेंट से लेना देना है, 66 का तो लेना देना वाइस प्रेसिडेंट से, उपराष्ट्रपति से लेना देना है, ठीक है। 66 का विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट, हिंदी में पढ़ाओ सर, हिंदी में पढ़ाओ। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? हिंदी में नहीं लिखा हुआ ये। लिंक इधर है, किसकी लिंक इधर है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? तो भाई पार्लियामेंट की बात आर्टिकल 78 करता है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 62 किसकी बात करता है, जल्दी से बता दीजिए। आर्टिकल 61 तो बात करता है किसकी? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। और आर्टिकल नंबर 62 से क्या स्टार्ट हो जाता है आपका? आर्टिकल 62 से स्टार्ट हो जाता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल दी वैकेंसी। 63 से क्या स्टार्ट हो जाता है? 63 नहीं, 73। अच्छा, 63 से स्टार्ट हो जाता है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 73 में क्या लिखा हुआ है 73 में? तो इसमें लिखा हुआ है, आपको पता है 72 में तो है आपका पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और 67 62 63 64 67 में क्या है यार, एकदम से दिमाग से जा रहा है, किसी को याद आ रहा है क्या? 67 में वाइस प्रेसिडेंट को क्या दिया हुआ है इसमें? टर्म दिया होगा इसमें, ठीक है, टर्म। हाँ, टर्म ही दिया हुआ है इसमें, ठीक है। टर्म 5 साल का होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। अगला है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश के संविधान से उधार ली गई। कहाँ से उधार ली गई कंकरेंट लिस्ट? ऑस्ट्रेलिया से डिस्कस कर चुके हैं, ब्रिटेन से, मार्शल लॉ, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, रेट, यूएसए से डिस्कस कर चुके हैं, रशिया से फंडामेंटल ड्यूटी लिया है। 76 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट? भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली है? तो भैया बात फिर से वही आ गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बोरोड? देख रहे हो, एकदम आसान से क्वेश्चन है। तो विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट? कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधानों का से संबंधित है? तो ये आपका 356 है। 355 ड्यूटी देता है स्टेट को कि बेटा स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि बेटा स्टेट यू आर लाइक बड़ा भैया ऑफ कन्हैया, जो तुम्हारा छोटा भैया, कौन? स्टेट, ठीक है। तो सेंटर को ये ड्यूटी देता है कि तुम एज अ बड़ा भैया एक्ट करोगे बलराम की तरह, कन्हैया जो तुम्हारा छोटा भैया यानी स्टेट है वो, उसको तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। उसी ड्यूटी का पालन करते हुए आर्टिकल 356 के तहत सेंटर प्रेसिडेंट रूल लगा देता है कि भाई यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेक डाउन हो चुका है,
365 में क्या लिखा हुआ है, देखो है क्या कि ग्राउंड, जिस ग्राउंड पे लगाई जा सकती है प्रेसिडेंट रूल, वो 2 आर्टिकल में 356 365। 356 तो समझ में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया। 365 में क्या लिखा हुआ है, 365 में ये लिखा हुआ है कि अगर स्टेट डायरेक्शन नहीं मानेगा सेंटर के, तो फिर उस केस में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, और बता चुका हूँ आपको कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बार लग चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। या चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। सर 11 लाख हो गए, अच्छा क्या, अच्छा सब्सक्राइबर 11 लाख हो गए क्या? ओहो कांग्रेचुलेशन यार, हम लोगों ने तो देखा ही नहीं, 11 लाख हो गए, बधाई हो बधाई हो। SR बोम्मई केस प्रेसिडेंट रूल, यस अनुष्का सिंह बहुत सही ऐड किए हैं। ठीक है, SR बोम्मई केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कायदे से लगाओ इस प्रेसिडेंट रूल को, ऐसा नहीं कि जब मना है तब लगा रहे हो। ठीक है, SR बोम्मई केस रिलेटेड टू दी प्रेसिडेंट रूल। ऑलराइट, 79 द नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द डैश। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये किस शेड्यूल में है? तो शेड्यूल को हम याद करते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। पहला शेड्यूल है, ठीक है, नेम्स एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन नेम एंड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज दिया हुआ है शेड्यूल नंबर 1 में। इसमें एमोल्यूमेंट और अलाउंसेस के बारे में दिया हुआ है, इसमें अफर्मेशन और ओथ के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, शपथ के बारे में। इसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है किसके बारे में? इसमें दिया हुआ है शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में, जो 5वां शेड्यूल्ड है। 6वें शेड्यूल में कौन से 4 राज्य मेंशनड हैं ये आप बताएंगे तो चौथा हो जाएगा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, तो जो हमारा 6 शेड्यूल है जिसमें ट्राइबल एरियाज मेंशनड हैं, उसमें ATM मनी है, लेकिन इस ATM में मनी नहीं है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, मनी नहीं है इसमें, यानी कि मणिपुर नहीं है, बस ये ध्यान रखना होता है हमें। ठीक है, 7th डिस्कस कर चुके हैं, 8th डिस्कस कर चुके हैं। 9th शेड्यूल को किस अमेंडमेंट से एक्ट से जोड़े थे? 10th शेड्यूल को किस अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े थे? जल्दी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज डिक्लेयर्ड अंडर द आर्टिकल 360? देख चुके हैं अभी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, कितनी बार लगा है? तो 9th जो शेड्यूल है इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े थे। 10th जो शेड्यूल था इसको किस अमेंडमेंट से जोड़े थे? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1985 से जोड़े थे। इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है आपको या नहीं क्लियर है? तो ये आपका एक बार भी आज तक नहीं लगी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में दिया हुआ है इसमें। 11th शेड्यूल को 73rd अमेंडमेंट पंचायत, 74th अमेंडमेंट से 12th शेड्यूल जो म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है। 11th शेड्यूल में 29 फंक्शनल मैटर्स हैं और 12th शेड्यूल में 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द राज्यसभा? निम्नलिखित में से राज्यसभा के बारे में कौन सा सही है? ऑल द मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड, कैसी बात कर रहे हैं आप? पहली बात तो सारे मेंबर का इलेक्शन ही नहीं होता है। 238 मैक्सिमम इलेक्टेड हो सकते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं इसमें, ये तो इलेक्टेड ही नहीं होते हैं। और फिर जो इलेक्शन होता भी है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो ये तो पूरी तरह से ही गलत है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में जो MLA लोग बैठे हैं, जो हमारे द्वारा चुने गए हैं डायरेक्टली, वो चुन के भेजते हैं। तो राज्यसभा में जो गए हैं वो इनडायरेक्टली, यानी कि इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन हुआ है। इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, इसको अपर हाउस बोलते हैं, इसको परमानेंट हाउस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं परमानेंट हाउस? क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है, तो इसके मेंबर्स का टर्म हो जाता है 6 साल का। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता राज्यसभा का, मेंबर्स का टाइम पीरियड होता है 6 साल का। ठीक है, पहली राज्यसभा की जो सेटिंग है वो कब हुई थी ये बता दीजिए। ठीक है, टर्म 6 साल का होता है, लोअर हाउस नहीं, अपर हाउस है, परमानेंट हाउस है। ठीक है, पहली सिटिंग कब हुई थी? जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट की पहली सिटिंग कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को। बना तो सुप्रीम कोर्ट था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पहली सिटिंग 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड? तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। 11वीं वाली जोड़ी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। पहली सिटिंग ध्यान रखना 13 मई 1952। ठीक है, 13th में 1952 फर्स्ट सिटिंग।
अगला क्वेश्चन करिए, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट कहाँ से बोरो किए हैं? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से बोरो किए हैं। किस आर्टिकल के तहत दिया हुआ है पूरा प्रोसीजर? 368। कितने टाइप के कितने टाइप के अमेंडमेंट दिए आर्टिकल 368 में, ये आपको बताने हैं। तो इसमें दिए हैं आपके दो तरह के अमेंडमेंट, एक तो जो स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं और एक जो होते हैं जिनमें कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में और सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है स्टेट में। कितने स्टेट में? एटलीस्ट हाफ ऑफ दी स्टेट में। 28 हैं तो 14 में एटलीस्ट चाहिए होगा, ठीक है। दो तरह के अमेंडमेंट होते हैं और ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, पार्ट नंबर 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ये साउथ अफ्रीका से। और बस प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं नीडेड होती है बिल को लाने के लिए, इस तरह के बिल को लाने के लिए। लोकसभा राज्यसभा कहीं आ सकता है, स्टेट में नहीं आ सकता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सरदार स्वरण सिंह कमेटी। कमिटी स्टैब्लिश्ड इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन इट्स रिकमेंडेशंस। येस, इट सजेस्टेड 9 आइटम्स एज ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। गलत है, बिकॉज 9 नहीं बल्कि 8 ड्यूटीज रिकमेंड करी थी, कई बार आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द हाउस इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो स्पीकर भी नहीं होगा, डिप्टी स्पीकर भी नहीं होगा, तो फिर कौन प्रिसाइड करेगा? कौन करेगा? जो चेयरपर्सन सो नॉमिनेटेड, ठीक है। अब होता क्या है ना कि एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन अपॉइंट करके रखा जाता है लोकसभा में और एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट करके रखा जाता है राज्यसभा में। तो वो लोग प्रिसाइड करते हैं हाउस में जब भी दोनों एब्सेंट होंगे, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर मान लेते हैं लोकसभा केस में और डिप्टी स्पीकर भी नहीं है उस केस में। लेकिन अगर उन दोनों का ऑफिस वैकेंट हो जाएगा, वैकेंट और एब्सेंट में अंतर होता है, अगर वैकेंट हो जाएगा तो उस केस में जो हमारा प्रेसिडेंट है वो आके किसी को बना देगा टेम्प्रेरी तौर से, किसी सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और उसके बाद हाउस चुन लेगा अपना, ठीक है, परमानेंट। 86th, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड और डिफिकल्ट टू अमेंड है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, नीदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो फ्लेक्सिबल है। कुछ प्रोविजन है जो आसानी से सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो जाते हैं, जिनको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट डील नहीं किया जाता है। कुछ जो है बड़ी मुश्किल से अमेंड होते हैं। 87th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द लिबर्टी एज पर द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिबर्टी, तो लिबर्टी अभी हमने देखा था 5 तरह की होती है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ट्रस्ट और होप ऐसी कोई नहीं होती है, ठीक है। कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। 18th, एबॉलिशन ऑफ टाइटल, टाइटल भाई नहीं देना है, ठीक है। 19, सामरो, याद आया। 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। 16 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 16 किसकी बात करता है? 16 बात करता है इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लोक नियोजन के अवसर में, लोक नियोजन में अवसर की समानता। 15 किसकी बात करता है ये आप जल्दी से बताएंगे। बाकी 16 के क्लॉजेस भी थोड़े से आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला क्लॉज तो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। दूसरा है नो सिटीजन, सुन लो, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इन ग्राउंड पे। जब जो है क्या दिया जाए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जब आपका ये रोजगार दिया जाए तब, ठीक है। तीसरा क्लॉज है कि ये जो आर्टिकल है वो पार्लियामेंट को क्या नहीं कर सकता, प्रिवेंट नहीं कर सकता है रेजिडेंस, यानी कि पार्लियामेंट रेजिडेंस जो है एक क्वालिफिकेशन बना सकता है कि अगर आपको यूपी में मान लो या फिर आंध्र प्रदेश में मान लो किसी पोस्ट पे आपको फॉर्म भरना है तो सिर्फ वहीं के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं, रेजिडेंस जो वहाँ रखते हैं, तो वो भी बनाया जा सकता है। उसको इक्वालिटी इस आर्टिकल 16 का वोलेशन नहीं माना जाएगा। 4th में क्या लिखा हुआ है? 4th में काइंड ऑफ रिजर्वेशन लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उसको आर्टिकल का वोलेशन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 15 में क्या है? आर्टिकल 15 में बात करता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। आर्टिकल 15 किसकी बात करता है? आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड पे, ओनली ऑन दिस ग्राउंड। तो पहला वाला तो आर्टिकल यही बात करता है कि इन डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, पहला वाला क्लॉज। दूसरा क्लॉज बात करता है
कि जो हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस का मतलब हो गया जैसे कि शॉप हो गई, रेस्टोरेंट हो गए, तो यहाँ पर भेदभाव नहीं हो सकता है। वेल हो गए, टैंक हो गए यहाँ पर, ठीक है। तीसरा क्लॉज बात करता है कि ये विमेन और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है और वो आर्टिकल 15 का वोलेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा रिजर्व, जैसे नहीं वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली और जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं क्लासेस, उन सिटीजन्स को जैसे SC ST हैं तो उनको स्पेशल उनके लिए कुछ प्रोविज़न बनाया जा सकता है और वो आर्टिकल 15 का वोलेशन नहीं होगा। ये क्लॉजेस भी चारों याद रखिएगा, 16 के और 15 के पूछ लेता है कई बार। 89th, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ की फीचर, और आर्टिकल 89 में क्या लिखा हुआ जरा बताओ। इज़ अ की फीचर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोविजन ऑफ द आर डिटेल इन द आर्टिकल्स। तो किसके बारे में पूछ रहा है? तो अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो 124 से 147 के बीच में तो दिया हुआ है किसके बारे में? ये तो दिया हुआ है हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो ये तो गलत होगा, ठीक है। 79 से 122 होगा इसमें, ठीक है। 79 से 122 कौन से चैप्टर में है? पार्ट तो 5 होगा, ठीक है। चैप्टर कौन सा होगा? पहले में यूनियन एग्जीक्यूटिव है, दूसरे में आपका लेजिस्लेचर है, ठीक है। दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है। तीसरे चैप्टर में ऑर्डिनेंस है, चौथे चैप्टर में क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, पांचवें चैप्टर में कैग के बारे में। आर्टिकल 89 किसकी बात करता है? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की बात करता है ये, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा था चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 90th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एंटेल्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बस 15 से 20 मिनट और लगेगा लेक्चर में, खत्म ही होने वाला है, ठीक है। अपने धैर्य को धारण करके रखेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल नंबर 16 में है, ठीक है। ये अभी डिस्कस किया, सर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। ये है इक्वल अपॉर्चुनिटी लॉ, ठीक है। बारात निकल रही है, नाचना है तो नाच सकते हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉज, ठीक है। ये हमारा ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है, और ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये है हमारा ब्रिटेन पॉजिटिव, ये USA नेगेटिव, ठीक है। आर्टिकल 157 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस अबाउट द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, किसकी क्वालिफिकेशन मेंशन करेगा भाई? हैं इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफिकेशन नहीं लिखी हुई है पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल तो भूल ही जाओ, और होगा भी तो 324 से 329 के बीच में होगा, ठीक है। हाई कोर्ट के बारे में 214 से 231 के बीच में लिखा हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया, गलत आपका आंसर क्या होगा? गवर्नर। 153 से गवर्नर के बारे में स्टार्ट होता है ना, तो सिंपल 153 से 163 के बीच में गवर्नर के भी बारे में है, तो 157 गवर्नर की बात कर रहा होगा। 92, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोपाउंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी ऑल नो कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे दिया नहीं है, ये KBC दैट इज केशव नंदा भारती केस में निकल के आया था, ठीक है, जो कब हुआ था? 1973 में। इसी में पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट विदाउट अमेंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें यह दिया हुआ है कि जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ, जुडिशियल रिव्यू हो गया, ये सब बेसिक फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको पार्लियामेंट नहीं छीन सकता है। श्रुति भारद्वाज, वंशिका, अनुष्का, संगीता, तरुण, पिंटू, शुभम, सबका सही है। सर आप भी अभी पेड़ बेच दो, धान बेचने के बाद पैसा दे दूंगा एग्जाम प्लीज़। अच्छा, अंडर आर्टिकल 165 द गवर्नर, जो भैया यहाँ पे फ्री में मिल रहा है वो कम है क्या? जो फ्री में मिल रहा है उसकी वैल्यू कम है क्या? अंडर आर्टिकल 165 ऑफ द गवर्नर अपॉइंट्स अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी दी, गवर्नर अपॉइंट्स अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी दी एडवोकेट जनरल, ठीक है। आर्टिकल नंबर 165, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाने योग्य हो, और हाई कोर्ट का जज बनाया जाने योग्य होनी चाहिए एडवोकेट जनरल की, ठीक है। 94th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 47 किसकी बात करता है? ये बात करता है कि भाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करना है और इंटॉक्सिकेंट वगैरह को प्रिवेंट करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये है आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51 रुपये का प्रसाद चढ़ा के अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रहे थे। 49 क्या है? मॉन्यूमेंट वगैरह को प्रोटेक्ट करने का काम है स्टेट का, मॉन्यूमेंट। 50 क्या है जरा बताइए? आर्टिकल 50 किसके सेपरेशन की बात करता है?
व्हाट इज़ द चेयरमैन, सॉरी, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड? तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड का मुखिया कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, फिर स्पीकर होता है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3, चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड का मुखिया। ठीक है, और 50 किसकी बात करता है? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है। 96, हु इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, किसने लाया था? तो ये लाया था हमारे नेहरू जी ने। कब लाए थे? 13 दिसंबर 1946 को लाए थे। अडॉप्ट कब किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। यही बाद में चल के बनता है प्रियम्बल। ठीक है, बाद में जाके यही प्रियम्बल का फॉर्म लेता है, लेकिन प्रियम्बल तब बनता है जब पूरा संविधान बन के तैयार हो जाता है। भाई 13 दिसंबर अगर आप देखो तो पहली ऐसे मीटिंग तो 9 दिसंबर को हुई थी ना, तो उसके 4 दिन बाद ही इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। लेकिन प्रियम्बल जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है तब इसको बनाया जाता है। ठीक है, प्रियम्बल को। और ये समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। किसने प्रियम्बल को आईडी कार्ड बोला था कॉन्स्टिट्यूशन का? किसने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बोला था इसको? Who among the following was the first law and justice minister of independent India? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे? मथई, जगजीवन राम, अंबेडकर जी, या फिर राजकुमारी अमृत कौर? आईडी कार्ड किसने बोला था? तो आईडी कार्ड बोला था एन.ए. पालखी वाला ने। ठीक है। हॉरोस्कोप किसने बोला था? के.एम. मुंशी जी ने। ठीक है। एंड प्रियम्बल एक बार अमेंड हुआ है, वो सारी चीज़ें देख चुके हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया है। और ये नॉन जस्टिसेबल होता है, ये भी प्रियम्बल जो भी आपका। ठीक है, हाँ, नॉन जस्टिसेबल होता है, लेकिन कोर्ट को किसी पर्टिकुलर मतलब, और नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर होता है पार्लियामेंट पे। ठीक है, ना तो पावर देता है ना तो छीनता है। लॉ एंड मिनिस्टर तो अम्बेडकर साहब थे हमारे। ठीक है। मथई जी क्या थे? रेलवे मिनिस्टर थे। पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे बताएंगे? बाबू जगजीवन राम जो है पहले श्रम मंत्रालय देख रहे थे। एकमात्र महिला थी कैबिनेट में, हेल्थ मिनिस्टर थी। और षणमुखम चेट्टी फाइनेंस मिनिस्टर थे। 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86 अमेंडमेंट से कब हुआ था? 86 अमेंडमेंट, अगेन अ वेरी आसान क्वेश्चन, 2002। 99th, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC? ये तो यार हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, दादा भाई, सॉरी क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, वोमेश चंद बनर्जी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री की जब हम करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। एंड द 100th क्वेश्चन, अपना बैट ऊपर कर लेंगे, सेंचुरी हिट कर दी हमने। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर विद द एनफोर्समेंट ऑफ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश के लागू होने के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियाँ खो दी थीं। 1773। अब मुझे पता है कि हाँ 1833 नहीं है। अगर ये लोग SSC थोड़ा सा और दिमाग लगाते और 1833 लिख देते ऑप्शन में, तो बहुत लोग 1833 मारते। क्यों? क्योंकि उन्होंने याद रख रखा है कि भाई 1813 के एक्ट ने क्या किया था कि ट्रेडिंग पावर्स ले लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी। 1833 में उन दोनों को भी वापस ले लिया था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट बिकेम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। उसके सारे कॉमर्शियल फंक्शंस छीन लिए थे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव बचे थे वो भी छिन गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के एक्ट से, जिसको कि हम क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से जानते हैं, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया, जिससे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइसरॉय बना दिया गया। और पहला वॉइसरॉय कौन बना? जिससे कि इंडियन आर्मी में ब्रिटिशर्स की संख्या इंक्रीज कर दी गई आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमीशन नोन एज पील कमीशन। पील आयोग ने बोला था कि भाई इंडियन आर्मी में ब्रिटिशर्स की संख्या ज़्यादा रखो। और कौन था इस समय? कैनिंग था। इसने और क्या किया? इसने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन क्रिएट की, जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट का ही कोई मेंबर होगा। और इसको असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल दी, 15 मेंबर्ड काउंसिल दी इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, इस पर्टिकुलर एक्ट ने। 1833 ने और क्या किया था? 1 लाख रुपए शिक्षा में इन्वेस्ट किया जाएगा, अलग रखा था। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया था कि भाई जाओ फैलाओ क्रिश्चियनिटी को। 1833, जिसको सेंट हेलिना एक्ट बोलते हैं, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना डाला। ये काम किया था। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया, पूरा वो हटा दिया। और एक लॉ कमीशन स्टैब्लिश करने की बात भी यही कही थी। और थॉमस बैबिंगटन मैकुले उस पहले लॉ कमीशन का चेयरमैन था, जो 1835 में जाके बनता है।
ठीक है, अब जल्दी से कमेंट बता दो कि अगले वाले जो 50 हैं उसमें तुमने कितने सही किए, 50 से 50 में। फिर हम आखिरी के जो 50 हैं उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। मात्र 15 मिनट में अगले 50 करेंगे क्योंकि वो सबसे ईजीएस्ट 50 हैं, इसलिए जल्दी बताओ। हाँ जी, तो 47 है अंकित के, सनी खत्री के 42, तनवीर के 40, 39 है शांतनु राज के, 80 किस में, 86 क्वेश्चन। ओके 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 ओके, क्या 86 में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, डी होगा इसका आंसर। यस, मैंने बताया था कि ये ना तो रिजिड है ना तो फ्लेक्सिबल, मतलब कुछ प्रोविजंस फ्लेक्सिबल हैं, कुछ रिजिड हैं, तो पूरी तरह से रिजिड नहीं है ना ही पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, चलो इसका करेक्शन कर लेना। ओके, अमर क्या है 22, कुशाग्र कौशल 49, ओके बहुत अच्छे, अंशुल सैनी 46, अंकित यादव 47, ठीक है, आयुष्या अग्रवाल 30, ओके चलो भाई। हाँ जी, चलो तो 100 तक हो गए, अब जल्दी जल्दी करेंगे। मैं आपको टाइम बता देता हूँ भाई, ठीक है, 12:30 तक जितने हो पाएंगे उतना ही करेंगे, उसके बाद आपका होमवर्क होगा। 12:30 तक जितने हो पाएंगे उतने करेंगे, फिर आपका होमवर्क होगा। और आज कौन सा दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को? हाँ जी, तो रिपीटेड है 2002 में, ठीक है। पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज दैट ऑफ, डिक्टेटर है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव है, किंग है। तो नॉमिनल हेड होता है, तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स डिक्लेयर्ड सती प्रैक्टिस एज इलीगल। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटी का नहीं है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, स्किप कर देते हैं कि भाई विलियम बेंटिक ने किया था, जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बना था, इसी ने सती को वो किया था। और मेन राजा राम मोहन रॉय ने इस पे काम किया था, सती को एबॉलिश करवाने पे, ठीक है। इसको फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बोला जाता है, बिकॉज इसी के टाइम पे ही मैकुलेज मिनट, जो थॉमस बैबिंगटन मैकुले नहीं था पहले लॉ कमीशन का चेयरमैन, उसको मैकुले मिनट लाया था। उसने बोला था कि भाई हर लेवल पे इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करो, इंग्लिश एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन हर जगह होनी चाहिए। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है 25 से 28, हमारे 6 अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं, 14 से 18, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको हार्ट एंड सोल बोला था अंबेडकर जी ने। आर्टिकल डैश सप्लीमेंट द 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ओके सप्लीमेंट कौन करता है, तो ये आपका सप्लीमेंट करता है आर्टिकल नंबर 21A और आर्टिकल नंबर 45, ठीक है, 21A होगा इसका आंसर। ओके, आई थिंक ए इसका तो यहाँ नहीं आ गया, ये हमको लग रहा है 20 इसका, अच्छा ओके ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके 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 ठीक है, मतलब 21A वहाँ लिखा, कैसे करते हैं भाई ये लोग, ए यहाँ नहीं लिख सकते थे क्या? ए वहाँ लिख रखा है, कन्फ्यूज़न हो जाए, और है ना 21A, ठीक है। तो जो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज़ ऑफ AG, लो जी सुनो जी, ठीक है, ड्यूटीज़ आर्टिकल नंबर 72, तुम्हें तो क्लॉज भी पता है 2। 74 पता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये क्या है, राज्यसभा है, ये क्या है, लोकसभा है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस कमीशन नीड्स टू बी अपॉइंटेड फॉर एवरी, तो 280 अनुच्छेद के तहत फाइनेंस कमीशन हर कितने साल में, हर 5 साल में उसको अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 108, विच रिफॉर्म वॉज इनिशिएटेड बाय रिपन फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबरर्स, लेबरर्स के लिए कौन से रिफॉर्म लाए थे रिपन ने? अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये किया था ये किया था ये किया था हैं, अच्छा लेबरर्स के लिए क्या किया था, ठीक है, लेबरर्स के लिए जो है वो फैक्ट्री एक्ट लाया था।
मतलब लाया नहीं था, लाए थे, इज्जत से बोलेंगे, नाम लेंगे रिपन जी का। रिपन जी ने अच्छे काम किए थे 1881 में, ठीक है। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था, लाया तो 1878 में लिटन था, ठीक है। और इनको हम जानते हैं किस नाम से, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, पता है ना आपको। इनके टाइम पे एजुकेशन के लिए रिफॉर्म्स हुए थे, एक हंटर आयोग आया था, हंटर कमीशन। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डैश। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स ऑन दी, क्या क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स, ओके, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मतलब कि जो हमारा संविधान का मूल ढांचा है जिसको हम पढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा है, वो कहाँ से लिया गया, 1935 से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हम लोग पढ़ते हैं ना, किसका, जो गवर्नमेंट ऑफ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। तो वही चीज़ है, ठीक है। जैसे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल कोर्ट हो गया, ये चीज़ ली गई है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर तो कनाडा से, लेकिन ऑफिस ऑफ गवर्नर यहाँ से लिए है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, डिसॉल्वेबल होता है हमारा लोकसभा, सही है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ नॉट अ फीचर, ठीक है। नॉन मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर, ये गलत होगा आपका, ठीक है। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 5 पढ़ लो, क्या दिया हुआ है कि कोई भी मिनिस्टर हो सकता है बिना हाउस का मेंबर हुए, बात तो सही है, लेकिन मैक्सिमम 60 दिन तक, उसके बाद तो मेंबरशिप, मतलब उसके अंदर तो मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी। तो यानी कि कोई भी बिना हाउस का मेंबर हुए परमानेंटली मिनिस्टर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर थर्ड वाला आंसर सही होगा। मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है और प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो पीठासीन अधिकारी होता है, जैसे लोकसभा के केस में तो स्पीकर है, राज्यसभा के केस में जो वाइस प्रेसिडेंट हुई दी एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, लेकिन लीडर की बात हो रही है। और ये लीडर ऑफ हाउस ना कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं उनमें लिखा हुआ है। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं तो लोकसभा के मेंबर है, तो वो लोकसभा के लीडर हो जाएंगे। राज्यसभा का कौन होगा, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने नाम किया होगा कि भाई हमारी, मतलब ये राज्यसभा का हमारे तरफ से लीडर होगा। ये मनमोहन सिंह हो गए, इंदिरा गांधी हो गई, ये सब राज्यसभा के मेंबर थे, तो ये राज्यसभा के लीडर हो जाते थे, और लोकसभा में जिसको ये नाम कर देते थे उसको, ठीक है। वो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू इट्स सिटीजन्स इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, पब्लिक असिस्टेंस। 40 देखो 32 तो रिट है, फंडामेंटल राइट है, स्टेट की डेफिनेशन है, 41 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। 112 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, खत्म क्वेश्चन है यार। एट द टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट 395 आर्टिकल और कितने शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियाँ थी, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ है, 2 पार्टी सिस्टम और सिंगल पार्टी। तो सिंगल पार्टी सिस्टम चाइना में चलता है, ठीक है। यूएसए में लिबरल पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है। तो 2 पार्टी सिस्टम यहाँ चलता है, मल्टी पार्टी इंडिया में चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा CAB, ठीक है, कैब, कैब बुक कर लो भाई, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। 115 द सेक्युलर वर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई, करवाने लायक क्वेश्चन है नहीं अब, है ना। तो 3 वर्ड हमने देखे थे, जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। इसी में क्या लिखा हुआ है, राइट टू प्राइवेसी जो है आपकी, इसी में ही है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, राइट टू स्लीप हो गया, मतलब बहुत वास्ट आर्टिकल है, ध्यान रखना है आपने। ये आर्टिकल 21 इज़ अ वेरी 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 वास्ट आर्टिकल। The Constitution of India has borrowed many provisions from the different countries as well as from the Government of India Act of। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी हैं, और हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी काफ़ी चीज़ें बोरो करी हैं, जो कि हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल फॉर अ जॉब ऑफ अ लीगल ऑफिसर, मिस्टर एक्स वॉज नॉट कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर द अफर्मेंशन पोस्ट। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। Which of these rights was Mr. X unable to exercise? Equality of opportunity in public employment, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही थी, तो आर्टिकल नंबर 16 का वॉल्यूशन था ये। 119 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो भाई 3 ऑर्गन होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, एक तो लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव होता है और एक जुडिशरी होता है।
लेजिस्लेचर लॉ मेकर होता है, इट क्रिएट्स लॉ, इट एग्जीक्यूट्स लॉ और इट एनफोर्सेस द लॉ। ठीक है, उस लॉ को जो है उसको रिव्यू करने का काम ये करता है, मतलब इसको लॉ क्रिएट करेगा, लॉ को एनफोर्स यानी लागू करेगा, और लॉ को रिव्यू करने का काम किसका होगा? जुडिशरी का, न्यायपालिका का। तो लेजिस्लेट कर रहा है यानी लॉ बना रहा है, तो पार्लियामेंट लॉ बनाता है। देयर शैल बी अ डैश एन, है ना, विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। तो कौन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर, है ना? भाई एन तो तब लगता है शायद जब वॉवेल आता है ना, सी वॉवेल तो है नहीं, तो आ आना चाहिए ना फिर तो, क्यों? एन तो तब आता है ना जब वॉवेल होता है। वॉट रिट मीन्स वी कमांड, हम आदेश देते हैं, क्या क्या अर्थ है? वी कमांड, सर्शरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड ऑफ, टू बी सर्टिफाइड ऑफ, हेबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, हैव द बॉडी ऑफ, जब किसी का अनलॉफुल डिटेंशन होता है तब। मैंडमस वी कमांड, प्रोहिबिशन का मतलब होता है वी फॉरबिड, मना कर रहे हैं। 122 74 का क्लॉज 1, हु इज एट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड कौन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? हेड ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है, ये हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। 123 इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ पॉवर्टी लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम, पॉवर्टी लाइन सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस की थी? हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, दादा भाई नौरोजी जी ने, जो कि पहले ब्रिटिश इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मतलब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में मेंबर थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी थी, रस्ट गुफ्तार न्यूज़पेपर निकाले थे ये, इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था 1866 में, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अम्बेडकर जी की बुक का नाम बताइए जल्दी से, अम्बेडकर जी की बुक का नाम बताइए, ड्रेन थ्योरी दी थी, यस। हु डज नॉट फॉल अंडर द एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन, तो इंडियन यूनियन के एग्जीक्यूटिव में यानी आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट। साक्षी खत्री या सरशरी समझा दो एक बार। सरशरी होता है कि जब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को क्वैश कर देता है, ख़त्म कर देता है, नल एंड वॉइड कर देता है, रद्द कर देता है और अपने अंडर उस केस को ले लेता है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो अटॉर्नी जनरल है, ये सब यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं पार्ट होता यूनियन एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, गो बैक टू वेदास नहीं भैया, प्रिंस यादव, गो बैक टू वेदास स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। एनिलेशन ऑफ कास्ट, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, उनकी ऑटोबायोग्राफी, यस। बुद्धा एंड इज धम्मा यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। विच द फॉलोइंग लीडर्स डाइड आफ्टर बीइंग हिट बाय स्टिक्स वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन। अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आंसर तो लाला लाजपत राय होगा, लेकिन हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं। प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया एस, तो भारत में प्रधानमंत्री कौन होते हैं? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज या फिर हेड ऑफ जुडिशरी। तो सुप्रीम कमांडर तो ये होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव तो होता है प्रेसिडेंट, ये भी ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव ये होता है। हु वॉज अपॉइंटेड एज वाइस रॉय ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ वेवेल, वेवेल की जगह किसको अपॉइंट किया गया? वेलिंगटन, लेथको, इरविन या फिर माउंट बैटन। तो माउंट बैटन को अपॉइंट किया गया था। इरविन कौन था? गांधी इरविन पैक्ट याद हो 1931 में साइन हुआ था। लिथको की अगर बात करेंगे तो 1940 के टाइम पे जब अगस्त ऑफर आया था तब ये वॉइस रॉय था। 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था तब ये वॉइस रॉय हुआ करता था। हु कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट इन लोकसभा, तो अभी बताया था दो तरह की वोटिंग होती है अंडर आर्टिकल नंबर 100 क्लॉज 1, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस और कास्टिंग वोट। तो वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस में तो मेंबर हिस्सा लेते हैं और कास्टिंग वोट करता है कौन? डिसाइडिंग वोट डालता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के केस में वहाँ का स्पीकर होता है। In the year 1946, three tiered confederation for transfer of power to India was proposed by the, तो भैया 3 tiered confederation, ओके ठीक है। तो 1956 में आपको बताया कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, और इसमें 3 लोग थे। कौन कौन थे? एक तो पैथिक लॉरेंस जो चेयरमैन थे इस पूरे कमीशन के, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन कितने मेंबर होने थे? 389, जिसमें 296 इलेक्ट होके आएंगे ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश भारत से, और 93 प्रिंसली स्टेट के राजा भेजेंगे। 292 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से और 4 गवर्नर प्रोविंस से, और जो 4 हैं वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आएंगे। और बस ये हमारा इस तरह से पूरा होना था,
ठीक है, एक कितने मिलियन पे एक सीट निकलनी थी, कितने मिलियन पे एक सीट निकलनी थी, और सीट 3 कैटेगरी में बांटी गई थी। कौन कौन से था? मुस्लिम, सिख और जनरल। मुस्लिम, सिख और जनरल में बांटी गई थी सीट, ठीक है। और क्या यहाँ पर, और इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ था, यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्शन हुआ था, डायरेक्ट लोग नहीं हुए थे, और 1 मिलियन पे 1 सीट निकली थी, यानी 10 लाख पे एक सीट। क्या समझे? DPSP सर इसकी क्विज भी बनवा दीजिए, मतलब निचोड़ लोगे पूरी तरह से हैं। सर ने सब कुछ मतलब ई बुक बना के दे दी, सारे क्वेश्चंस को, और वो भी कब दे दिया? तुरंत अगले ही दिन दे दिया, विद इन 24 आवर्स ही दे दिया पूरा ई बुक बना के, सारे क्वेश्चंस अलग अलग करके, जिसको कि काफ़ी लोगों ने बस लोगो हटा के अपना लोगो ऐड करके अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दी, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। तो वो कर दिया है ना, लेक्चर भी ले लिया, अब इसकी क्विज भी डाल दो। क्विज डाल देंगे तो सर उस क्विज का भी रिवीजन करवा दो, है ना, उस क्विज की रिवीजन क्विज करवा दो, है ना। देखो कोशिश करेंगे, है ना, अगर पॉसिबल होगा तो भी करवा देंगे। DPSP कहाँ से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, बाकी सब हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ द टेन्योर? अब यार मज़ा नहीं आ रहा है क्वेश्चन करने में। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस? तो भाई कोई मिनिमम एज तो होती नहीं है ना, पूरा कोई मिनिमम एज तो होती नहीं है। और अजय तोमर सर इसकी क्विज भी बनवा दीजिए। भैया हमने तुम्हारे लिए कुछ बोला है? सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुमको? है क्यों? चलो, तो रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स होती है, और 62 ईयर्स होती है हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज। हाई कोर्ट की मिनिमम एज कुछ नहीं होती है, 65 सुप्रीम कोर्ट के, 62 होता है हाई कोर्ट का। 133rd, नेम द सोशल रिफॉर्मर ऑफ बंगाल हु प्लेड क्रूशियल रोल इन द इनैक्टमेंट ऑफ द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफ़ी, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने एफर्ट मारे, तो पास हो गया एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट विलियम बेंटिक के टाइम पे। विडो रीमैरिज एक्ट किसके टाइम पे पास हुआ था, कोई बताएगा? ये पास हुआ था डलहौजी के टाइम पे, ठीक। और एक आपका विधवा विवाह पुनर्गठन, एक संगठन बना था, विधवा विवाह संगठन इस तरह से, तो उसको बनाया था किसने? जो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या नाम था उसका? विधवा विवाह पुनरुत्तेजक मंडल। हाँ, विधवा विवाह पुनरुत्तेजक मंडल। वो किसी को कोई बताया किसने बनवाया था? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ वैसे तो। ये आपका पार्ट है किसका, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री का। पुनरुत्तेजक को कैसे लिखेंगे? कैसे लिखा जाता है इसको? चलो जैसा भी लिखा जाता है ध्यान रखना, बस विष्णु शास्त्री पंडित ने बनाया था, ठीक है, विष्णु शास्त्री पंडित जी ने। चलो 1905 में हिंदू मुस्लिम, या फिर यार उसी का क्वेश्चन है हिस्ट्री का भरे हुए यहाँ पे। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे राखी बांधी गई थी, ठीक है, यूनिटी दिखाने के लिए। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वॉज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट टू प्रॉपर्टी को किससे हटाया गया था? तो 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से क्या किया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया। कहाँ से हटाया गया? आर्टिकल 31 से हटाया गया, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1F से हटाया गया, और कहाँ डाला गया? आर्टिकल नंबर 300 क्लॉज A में डाला गया, जो पार्ट नंबर 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है, पार्ट नंबर 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और ये एक तरह का लीगल राइट है, एक तरह का विधिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। और लीगल राइट को एनफोर्स करने के लिए हाई कोर्ट जो है रिट को इशू कर सकता है। आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 44th अमेंडमेंट, जो राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल, मतलब फंडामेंटल राइट हटा के लीगल राइट बना दिया उसने। पार्ट कौन सा है, आर्टिकल कौन सा, ही ध्यान रखना। और लीगल राइट एनफोर्स करने के लिए कौन रिट इशू कर सकता है? विच फंडामेंटल राइट गारंटीज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इन द मैटर ऑफ देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर? तो आर्टिकल नंबर ठीक है 29 और 30, दैट इज कल्चरल और एजुकेशनल राइट हो जाएंगे। 37, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू अपहोल्ड, प्रोटेक्ट सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी। सॉवरेटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी, 3 चीज़ें दी हुई हैं। किस आर्टिकल में जरा बताएंगे? 51A सब क्लॉज C में, ठीक है। 138, द लेजिस्लेटिव पावर्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इंटू 3 लिस्ट, विच आर द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द डैश द कॉन्करेंट लिस्ट। और हाँ, आई थिंक क्वेश्चन होगा आगे, चलो देखते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? इसमें मेंबर्स कितने थे? ये किस दिन बनी थी असेंबली, जरा बताएंगे। तो अंबेडकर जी तो चेयरमैन थे, 7 मेंबर्स थे, और ये 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? चीफ ड्राफ्ट्समैन और लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र तो मैंने आपको शायद बता दिया था, ठीक है, बता दीजिए जल्दी से ये भी एक बार फिर से। तो चीफ ड्राफ्ट्समैन ध्यान रखना एस एन मुखर्जी थे। लिखा किसने था इंग्लिश में? प्रेम बिहारी नारायण रैजादा ने लिखा था, ठीक है। और वसंत कृष्ण वैद्य ने उसको क्या किया था? हिंदी में लिखा था। और डेकोरेट किसने किया था? तो डेकोरेट ध्यान रखना, एक तो हमारे राम बिहार सिन्हा जी थे और नंदलाल बोस जी थे, जो शांति निकेतन से बिलोंग करते थे। शांति निकेतन वही यूनिवर्सिटी है जो 1901 में स्टैब्लिश करते हैं टैगोर साहब, और 1921 में वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनती है, ठीक है। लीगल एडवाइज़र जो थे हमारे वो सर बेनेगल नरसिंह राव थे। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड कर्जन अनाउंस, लॉर्ड मत लगाओ इसके आगे तो, ठीक है। कर्जन अनाउंस जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वैसे आंसर 1905 होगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज राइट टू इक्वालिटी मेंशनड, तो राइट टू इक्वालिटी किस में है भाई? ये तो पार्ट नंबर 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कई बार पूछता है कि राइट टू इक्वालिटी में कितने राइट्स दिए हुए हैं, कितने राइट्स दिए हुए हैं? तो 5, 14, 15, 16, 17 और 18, तो 5 अधिकार हैं। और कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं? यानी सिटीजन्स को तो सारे राइट मिले हुए हैं, लेकिन फॉरेनर्स को कौन कौन से फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का इसमें फंक्शन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है आपके, इट एक्ट्स ऑन टू चेक ऑन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज टू एनफोर्स द रूल ऑफ लॉ, मेंटेन्स फेडरल इक्विलिब्रियम, इट मेंटेन्स लैंड रिकॉर्ड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। भाई लैंड रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता सुप्रीम कोर्ट, भाई मुंशी समझ रखे हो क्या सुप्रीम कोर्ट को? लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा, ये काम थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो प्रोटेक्टर और गारंटर है हमारे फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, वो फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है, लॉज को रिव्यू करता है कि लॉ जो बनाए जा रहे हैं वो सही हैं, संविधान के हिसाब से नहीं है। फॉरेनर्स को जो मिले हुए हैं वो हैं 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30, ये सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को मिले हुए हैं। या फिर हम बोल सकते हैं सिटीजन्स के अलावा फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं, बाकी सब तो सिटीजन्स को मिले ही हुए हैं, या फिर ओनली सिटीजन्स को मिले हुए हैं बाकी वाले, ठीक है। 143 इन 1976 इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर अंडर 151 सॉरी अंडर आर्टिकल 51A वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, तो कौन से पार्ट के तहत ऐड किया गया? पार्ट नंबर 4A। चलिए 144 पे आ जाते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ हाउ मनी आर्टिकल, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो मूलतः 395 आर्टिकल थे। 145, ठीक है। नेशनल फ्लैग एंथम वाली ड्यूटी कौन सी है? तो ए से एंथम, ए से अबाइड बाई, ए से हो जाएगा। 52 तो ये होगा नहीं, 52 में क्या जरा बताइए? 52 में तो प्रेसिडेंट जी स्टार्ट हो जाते हैं हमारे राष्ट्रपति, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स एंटेल्स ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो आर्टिकल नंबर 23 बात करता है, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है आपका। 147 इफ एन इंडियन सिटीजन इज डिनाइड एंट्री इनटू पब्लिक प्लेस बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज डिनाइड टू हिम, तो पब्लिक प्लेस जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, बाथिंग आर्ट हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी को वो किया गया तो आर्टिकल नंबर 15 का वॉलेशन होता है, जो कि राइट टू इक्वालिटी के तहत आता है, ऑप्शन नंबर 3। 148 मुझे पता है 12:30 हो चुका है, 150 तक तो कंप्लीट कर ही लो, ठीक है। बस 154 टोटल क्वेश्चन है, अब फुल स्टॉप लगा ही देते हैं। नॉट अ क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। वाइस प्रेसिडेंट के केस में यही चीज़ काउंसिल ऑफ स्टेट हो जाती है, राज्यसभा हो जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट का सदस्य चुने जाने योग्य हो, क्योंकि हमें पता है कि वो होता है क्या, वो क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का। 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट की भी, वाइस प्रेसिडेंट की भी, गवर्नर की भी, ठीक है। लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 साल, राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो 30 साल। मस्ट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करता हुआ हो, ठीक है। 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी हाईएस्ट जुडिशरी इन इंडिया, तो हाईएस्ट जुडिशरी कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। When did the India declare itself a sovereign democratic republic state with the adoption of the constitution, तो हमने कब डिक्लेयर किया कि हम sovereign socialist secular democratic republic हैं? तो जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को
लागू किया, एनफोर्स किया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो अडॉप्ट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। अच्छा ये बताओ संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 लाख की खुशी में एक रील रशियन पर इतनी डिमांड क्यों है रशियन? चलो तो 1950, ठीक है। क्यों इतनी अच्छा एक रील रशियन पर इतनी डिमांड क्यों है रशियन के? बेटा अभी तुम्हें बताएंगे, रुक जाओ अभी तुम। 1950 को एनफोर्स किया गया था, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एनफोर्स किया गया था, कुछ प्रोविजंस अभी ही लागू हो गए थे 26 नवंबर को ही, जैसे कि प्रोविजन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, प्रोविजन पर्टेनिंग टू इलेक्शन, प्रोविजन पर्टेनिंग टू प्रोविजनल पार्लियामेंट। लेकिन इन जनरल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है इस दिन, बिकॉज इस दिन ही पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया था कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में उसमें, और 26 जनवरी 1930 को हमने पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था इसलिए, ठीक है। 151 इफ अ सिटीजन इज हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द मॉन्यूमेंट इन हिज और हर एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी इज ही और शी परफॉर्मिंग? तो अगर कोई बंदा सरकार की हेल्प कर रहा है मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने में, तो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी को वो फॉलो कर रहा है? तो वो वैल्यू और प्रिजर्व कर रहा है रिच हेरिटेज और कल्चर को, है ना। तो ये क्या है आपका 51A सब क्लॉज F। ये क्या है? ये H है। ये क्या है? K है। ये क्या है? ये A है, तो सॉरी B है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? ओबे करना है, मम्मी पापा की ओबे करना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना है। ये कब पढ़ा है भाई आपको हम, है? ये सब कुछ नहीं होता है। सर दिल बने हुए हैं कुतुब मीनार पे, हाँ पता है बने हुए हैं, तो वही ये फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं किया जा रहा है। एज पर आर्टिकल 157 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ पर्सन नीड्स टू कंप्लीट द एज ऑफ डैश ईयर्स टू कम अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। तो गवर्नर बनना है तो 35 साल की उम्र होनी चाहिए, अभी बताया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज दिस, द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू, ठीक है, इज एप्लीकेबल तो फ्रॉम द एज ऑफ, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है आपका 18 साल में एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। यस 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाते हैं, बिकॉज इसी दिन जो है 1975 में इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, इसलिए वो होता है, ठीक है। चलिए भाई, तो आई थिंक सारा कुछ हो चुका है हमारा, है ना, टोटल सारे क्वेश्चंस। बाकी फंडामेंटल ड्यूटी एकदम थीम बना रहा है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी अभी नहीं, बहुत पहले से थीम बना रहा है, तो कृपया करके सभी लोग फंडामेंटल ड्यूटी, खासकर जिनका आगे एग्जाम है, फंडामेंटल ड्यूटी अच्छे से एकदम A to Z पढ़ जाना। छोटा सा चैप्टर और बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, और मैंने आपको रटवा दिया है। फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, DPSP हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, और पार्लियामेंट चैप्टर हो गया। इन 4 चैप्टर पे जिसकी कमांड है, मान लो कि पॉलिटी पे उसकी कमांड है, आगे अगेन रिपीट, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, और लगे हाथ प्रियम्बल भी उसी में, एक ही पन्ना तो है, उसको भी जोड़ लो, और पार्लियामेंट चैप्टर। पार्लियामेंट याद हो गया तो स्टेट लेजिस्लेचर में बस कुछ इक्का दुक्का आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, नहीं तो पूरा सेम है। 89 ऐड करना है आर्टिकल नंबर 110 तक, और 112 से आपको ऐड कर लेना है 90 ऐड कर लेना है, और वो पूरा सब कुछ आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। कहाँ पर अभिषेक मिश्रा? 60 डेज नहीं 6 मंथ्स है। कहाँ पर 6 महीने? अच्छा मैंने उसमें तो नहीं बता दिया है, आर्टिकल 75 के क्लॉज 5 में, 75 क्लॉज 5 में आई थिंक, अच्छा 6 डेज हो, मैंने 60 डेज 6 मंथ्स की जगह 60 डेज बता दिया होगा यहाँ पे, आई थिंक 75 वाला ही होगा, यस ठीक है, 6 मंथ्स होगा ये, आई एम रियली सॉरी। 60 दिन तक अगर कोई बिना बताए एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट वैकेंट हो जाती है, सीट वैकेंट में है ये, ठीक है, 101 में। लेकिन यहाँ पर 6 मंथ 6 महीने के अंदर अगर आपने किसी हाउस की मेंबरशिप नहीं ली तो फिर आपकी मिनिस्टरशिप चली जाएगी फिर, ठीक है। मेरे भांजे का बर्थडे है सर, बेचारा, क्या हो गया भाई? अच्छा, ठीक है। तो आज हम लोग का एड्स डे है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म बताइए, और वायरस कौन सा होता है, और बाकी अगला कौन सा होना चाहिए वंश, मतलब ये हम लोग कौन सा करें लेक्चर, या बता दीजिए अगला कौन सा होना चाहिए, अगला कौन सा होना चाहिए? ज्योग्राफी होना चाहिए क्या? ज्योग्राफी किया जाए, क्यों? थंबनेल सर्दी वाली रील की तरह ना लगाना, वरना रील में घुसते ही क्या भाई? डिलिमिटेशन कमीशन आज तक कितनी बार हुआ है? पुलगा जी को बताओ भाई, आज तक डिलिमिटेशन कितनी बार हुआ है? पुलगा जी सवाल पूछने आए यहाँ पे हैं, पुलगा जी को बताओ कितनी बार बैठा है। तो पुलगा जी 52 में बैठा है, 62 बैठा है, ठीक है, और उसके बाद 72 में,
और उसके बाद 2001, 4 बार बैठा है, ठीक है। 52, 63, 62, 63 या मान लो 63, 73 और 2002 में, ठीक है, 4 बार बैठा है। तो पुलगा जी, यस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एलिसा टेस्ट होता है उसके लिए, एड्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनो लिंक्ड सॉर्बेंट एसे, ठीक है, एलिसा टेस्ट होता है, इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है, ठीक। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। अगला वाला ज्योग्राफी करेंगे, बिकॉज बैच में ज्योग्राफी हो चुका है 3.0 में, इसलिए ज्योग्राफी करेंगे, देन बायोलॉजी करेंगे, देन हिस्ट्री करेंगे, ऐसे इस तरह से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी होगा आगे, खट। और अब जो भी लेक्चर्स होंगे, कुछ जो आगे लेक्चर्स होंगे वो शाम के टाइम होंगे, शाम को 5 बजे, बिकॉज रीज़न ये है कि सुबह बैच की क्लास होती है, तो बैच की क्लास तो कल से स्टार्ट होगी, मंडे से, तो फिर शाम को ये क्लास हुआ करेगी MTS वाले। मैं ऑलमोस्ट रोज़ करवाऊंगा इन लेक्चर्स को, ठीक है, रोज़ ही रहेंगे, ख़त्म करवा दूंगा एक हफ्ते में सारे, मतलब एक हफ्ते में सारे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन एक मतलब कंटिन्यू रहेंगे। स्टेनो एग्ज़ाम से पहले मैं सारे करवा दूंगा, ठीक है। कितने सही हुए 154 में, 154 में कंप्लीट रिवीजन हो गया, ओके, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30 ओनली फॉर इंडियंस, यस, तो ये तो लिखा है हमने 15, 16, 19, 29, 30, कहाँ पे है? एक सेकेंड, ओके भाई, जल्दी में थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया, जल्दी में थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया, ठीक है। तो ये जो 15, 16, 19, 29, 30 हैं, ये ओनली फॉर इंडियंस हैं, और रेस्ट जो हैं, बाकी के जो बच गए वो इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों के लिए हैं, ठीक है, इंडियंस प्लस फॉरेनर्स। जल्दी में थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो गया लास्ट में, नहीं वो 12:30 का टाइम लिमिट हिट करने के चक्कर में जल्दी हो गया। 54 आउट ऑफ 54, ओके। 141, 134, 125 प्रशिक, 144, 141 अंकित, लावण्य 129, अंकित यादव 141, 43 पूजा, प्रशिक यादव, वैद्य 130, 120 ऋषभ कुमार, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू सभी को, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में जो ज्योग्राफी का हम लोग करेंगे। उम्मीद है लेक्चर में मज़ा आया होगा आपको, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। PDF मिल जाएगी, परमार SSC टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, और वहीं पे ई बुक भी मिल जाएगी आपको फ्री में, तो वहाँ से ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।